सभी छात्र मुझे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं अब, ठीक है। जो भी छात्र अभी तक नहीं देख पा रहे थे, देख भी पा रहे हैं। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और क्लास में हम मिले हैं। जो अंतिम विषय है हमारा वो आज प्रारंभ करने की कोशिश होगी, भारत का कृषि क्षेत्र। लेकिन भारत का परिवहन रह रहा है, तो हम परिवहन से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे आज हम भारत के कृषि क्षेत्र को छू सकें। तो ये आज का उद्देश्य है। सभी लोगों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नवरात्रि की विशेष मुझ तक पहुंची है। आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जितने भी छात्र नव वर्ष गुड़ी पर्व जो मना रहे हैं उन सबको गुड़ी पर्व की भी शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी शुभकामनाएं, ठीक है। तो किस पर बात करेंगे आज हम। जल्दी से पर्यावरण कह रहा हूँ, परिवहन पे बात चल रही थी। परिवहन पे अगर कोई प्रश्न है तो बात करेंगे, ठीक है। परिवहन पे अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर हम अपना परिवहन का हिस्सा खत्म करके आज कोशिश ये करेंगे, आज प्रयास ये रहेगा कि हम कुछ कृषि पर बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्लासेस जो आपकी मिस हुई हैं उन क्लासेस को प्लीज कंप्लीट करिए। तो इंडियन ओशन डाइपोल बता दीजिए मिंटू राजा जी, प्लीज प्रीवियस क्लास देखें। रामकिशोर कह रहे हैं रामेश्वर सर ने सर कृषि करवा दिया है, ठीक है। अगर सर ने करवा दिया तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ जी, मिंटू राजा जी पीछे की क्लास देखें, जब एलिनो बताया गया तो वहाँ पर ओशन डाइपोल भी बताया गया। ये दो तरह की पोजीशंस हैं जिसमें समुद्र होता है, ये बात हो चुकी है। जैसे कह रहे हैं सर रेल की कोई नई परियोजना, बेटा रेल के ऊपर जो भी बजट में आ रहा था उसकी हम बात कर चुके हैं। तो ऐसा कोई खास उसके अलावा कोई परियोजना नहीं है। जैसे हमने कृषि रेल की बात की, रेल में कवच की बात की, जो भी उस पर आता है वो, ठीक है जी। सर एग्रीकल्चर तो सर ने पढ़ा दिया था, बिल्कुल मैं अपना समय बताता हूँ। मैं आज की क्लास भी खत्म कर देता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अपना जीवन सिंपल एंजॉय करें नए साल में। वही आपने नोट्स भी बना लिए हैं एग्रीकल्चर के, और करना क्या है सर? मैरीटाइम इंडिया विजन होना था, जी हाँ, वो तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। सर आप भी पढ़ा दीजिए, तो कोई फायदा नहीं, आप भी पढ़ा दीजिए। एक हो चुका है, एक शिक्षक ने करा दिया। अभी तक इनको यही नहीं समझ में आया है कि दो शिक्षक जो है अलग चीज पे बात करते हैं, तो हम इसे खत्म कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो कृषि को हटाते हैं, हमें कृषि से कोई मतलब नहीं है, कृषि सब हो चुका है। और वैसे तो कृषि हो गया था, संसाधन भी तो हो गया था, अर्थव्यवस्था भी होने को तो ये भी हो चुका है। मैं थोड़ा सा समय व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों का, तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि ये सब तो इकोनॉमिक्स में हो चुका है। नोट्स आप लिख चुके हैं, मोक्ष आपको मिल चुका है। ये जो मैंने कुछ बता दिया पोर्ट के बारे में तो फालतू था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हो जाता है ना, इकोनॉमिक्स में इंडियन ट्रांसपोर्ट है वो तो हो चुका है, इसमें नोट्स भी लिख रखे होंगे, मोक्ष तो मिल चुका है ना। तो अगर से पूछा जाए कि भारत में कौन से पोर्ट कहाँ पर हैं और किस पोर्ट की क्या विशेषता है, तो इसने तो नोट्स लिख रखे हैं। ये हमारा विशेष छात्र है, और ऐसे कई विशेष छात्र हैं क्योंकि नोट्स लिखे होते हैं, ये खुश हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है प्रीलिम्स भी नहीं देने जाते, वो तब तक बराबर हो जाता है इनका, केवल नोट्स पे चल रही थी इनका जीवन, नोट्स ही जीवन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नहीं, बट नोट्स कलेक्टर है ये, ठीक है। चलिए मेरे लिए आसान है, मैं यहाँ पर आज ही बैच भी खत्म कर दूंगा, अपना भी जीवन बढ़िया जाएगा, आपका भी बढ़िया जाएगा कि भैया औपचारिकता। और कई ना लोग ऐसे औपचारिकता में आते हैं कि भाई क्लासेस बस लगानी है, क्लास खत्म कर लो, इतना हो गया, सिलेबस खत्म होना चाहिए। ये स्कूलों में भी ऐसे कर रहे थे, तो इन्होंने स्कूल में भी सिलेबस खत्म किया ना, तो ये स्कूली शिक्षा में कहीं पर रिकॉर्ड तोड़ के परफॉर्मेंस दे पाए ना, कॉलेज में दे पाए, बट इनका सिलेबस खत्म हो चुका था। तो सिलेबस खत्म हो चुका था। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल सुबह केसरी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, रैली में जाते हैं, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, ठीक है। तो पोर्ट की हम बात करें तो महाराष्ट्र में हमने बात की थी मेजर पोर्ट, 12 मेजर पोर्ट है, 12 मेजर पोर्ट है देश में। उसके अलावा कुछ 200 के आसपास माइनर पोर्ट। सर अंतर क्या होता है मेजर और माइनर पोर्ट में? मेजर आप समझिए केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार जो करवा रही है, जो हमारे पोर्ट्स है केंद्र सरकार जिनका संचालन करती है वो पोर्ट्स, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास रहता है। माइनर पोर्ट किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास हो सकते हैं, राज्य सरकार के पास हो सकते हैं। जरूरी नहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यूज होते हैं, माइनर पोर्ट बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है। माइनर पोर्ट बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो जाते हैं। तो माइनर पोर्ट्स में हमारे पास क्या है, माइनर पोर्ट्स में मान लीजिए मत्स्यन के लिए हो गया, फिशिंग पोर्ट्स हो सकते हैं, और छोटे मोटे उसी तरह के हार्बर हो सकते हैं, थोड़े बहुत बोट मेकिंग, वहाँ पे बोट्स बनने, उस तरह की चीजें मेजर और माइनर पोर्ट में। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारा पश्चिमी तट जो है, वेस्ट कोस्ट प्रवेश कह रहे हैं सर नोट्स में 13 मेजर पोर्ट दिए, तो मैं बताना चाहता हूँ प्रवेश बेटा, जब नोट्स लिखे गए थे तब 13 थे, उसके बाद सरकार ने पोर्ट ब्लेयर को हटाकर क्या कर दिया, 12 कर दिया। तो पोर्ट ब्लेयर से वो मान्यता ले ली, ठीक है। अब हम आते हैं पश्चिमी तट। तो पहली चीज जो आप लिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर वो मैरीटाइम विजन की जो बात थी वो बेटा ये भी करवा दूंगा, चिंता मत करो। यहाँ तक हमने बात की थी, और आप ये लिखना चाहते हैं ना, लिखवा दो। पहले मुझे इंट्रोड्यूस तो करने दो। आपको नहीं पढ़ना है कि सर हमने इकोनॉमिक्स में ही एग्रीकल्चर कर लिया, हमने इकोनॉमिक्स में कर लिया, सर इतना हो गया, बस हो गया, कोई टेंशन नहीं, मुझे तो अपना करवाने दीजिए, जो छुआ है वो तो करवाने दीजिए। और वो नोट्स वाले की सर यहाँ पे छोड़े थे सर, अब ये वाला पहले लिखो। अरे इतना तो मौका दे दो बच्चों, एग्जाम सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई अगर आपसे आपके नोट्स को ही कंप्लीट ना कराए, थोड़ा सा उसके बारे में बेहतर समझ दे दे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप ही का फायदा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मोस्ट पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। पश्चिमी तट पर ज्यादा पोर्ट है, और इसमें भी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिला के आप देखेंगे 200 में से 95 पोर्ट इन्हीं के पास आते हैं। दो राज्य इसमें और इसमें निश्चित रूप से विकसित हुए। सर इनके पास इतने पोर्ट क्यों है? तो आप जानते हैं कि वेस्ट कोस्ट में यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर चौड़ी। तो जब आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ी होती है, जिसको हिंदी में निमग्न तट कहते हैं, निमग्न तट, जब आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ी होती है तो वहां पर पोर्ट बनाना आसान होता है। पहली चीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि भाई वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट है वो ज्यादा क्यों है? तो पहली चीज बच्चों यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड है, लिख रहे हो, कारण है, बता रहा हूँ क्यों यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर नेचुरल हार्बर
नेचुरल हार्बर पाए जाते हैं, नेचुरल हार्बर अधिक, प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है, इसलिए पश्चिमी तट पर ज्यादा पोर्ट्स होते हैं। तो एक तो पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये है बच्चों, ये तो नेचर का एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। जिन राज्यों में आर्थिक विकास ज्यादा होगा तो पोर्ट बनाने में, मेंटेन करने में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पोर्ट्स की परंपरा, आर्थिक विकास हमेशा ही ज्यादा रहा। और मैं तो कहूंगा हिस्टोरिकल भी आप देखते हैं, हिस्टोरिकली यहाँ से गुजरात से, जब आपने अगर इतिहास में भी पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा है आपने, एक यहाँ पर जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, धोलावीरा नाम के पोर्ट की बात सुनिए, तो ऐतिहासिक रूप से ही यहाँ से बहुत सारा यातायात हुआ करता था, यहाँ से यातायात हुआ करता था। तो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास बहुत लंबे समय से, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ का हुआ है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसकी लंबी हिस्ट्री है, विकास की लंबी हिस्ट्री तो यहाँ पर बहुत है। ठीक है, साथ ही साथ में मैं ये भी बता दूं तीसरा बच्चों कि यहाँ का कट नहीं, तट जो है कटा फटा, इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, इंडेंटेड हिंदी में कहते हैं दंतुरित तट रेखा। तीन कारण बता बच्चों, सर लोथल कालीबंगन, अच्छा लोथल लिख दूं मैं, लोथल लिख देता हूँ। देखिए भाई, आप मुझसे ज्यादा बढ़िया जानते हैं इतिहास, मेरा इसमें कोई क्लेम नहीं है। तो धोलावीर, लोथल पोर्ट, सर ये इतिहास में हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सभी लोग बात ये हो रही है कि वेस्ट कोस्ट पर हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ी है, यहाँ का तट दंतुरित है, कटाफटा है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, और साथ ही साथ में आर्थिक विकास यहाँ पर ज्यादा हुआ है। ठीक है, आर्थिक विकास यहाँ पर ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्ट का ज्यादा विकास हुआ। एक चीज और डालना चाहता हूँ, चौथा पॉइंट, इस तट पर तूफान व चक्रवात अधिक आते हैं। चार बिंदु हो गए। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये जो कोस्टल डेवलपमेंट है ये वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा क्यों है, तो बेटा वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा हम देखते हैं यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से ज्यादा रही है, इट हैज ऑलवेज बीन देयर। अगर हम ईस्ट कोस्ट पे आएंगे तो यहाँ भी मैं इतिहास लाना चाहता हूँ। आपने चोल साम्राज्य के बारे में सुना है, यू हर्ड अबाउट द चोला एम्पायर, सो इट इज द चोला एम्पायर एंड द चोला लेगेसी व्हिच कीप्स दिस पार्ट तमिलनाडु। तो हमेशा याद रखना है, पूर्वी तट पे अगर कोई लीडिंग है तो वो क्या है, पूर्वी तट पे अगर कोई लीडिंग है तो वो क्या है, वो तमिलनाडु है। पश्चिमी तट पे लीडिंग स्टेट्स कौन सी है, महाराष्ट्र और गुजरात। और ये आपके पास कारण हो गए, चार कारण है कि वेस्ट में कोस्ट में ज्यादा पोर्ट्स क्यों डेवलप हुए, तो ये हो गए। ठीक है, सभी लोग क्लियर? Are we done with this? ये तो पहला हुआ। ये पार्ट हमने कितना समय ले लिया, 15 मिनट ले लिए। सभी लोगों को क्लियर है तो डन कर दीजिए। सुप्रिया सिंह थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। सुप्रिया सिंह जी, आप देश से ही हैं, भारत से ही हैं? कौन सी हिंदी बोलते हैं? जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी तो बोल रहा हूँ, है ना? तो क्या यहाँ तक हो गया? तो इन लोगों के चक्कर में रहे तो क्लासेस भी बर्बाद होती हैं। सुप्रिया सिंह हिंदी में नाम बताइए। सुप्रिया बेटा तुम्हारे लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सुप्रिया बेटा तुम्हारे लिए। इसके बाद चैट में गंदी गंदी बातें तो नहीं लिखोगे कि सर ने मेरा जवाब नहीं दिया, बुरा भला तो नहीं कहोगे? अरे सर वो शिक्षक पढ़ा चुके हैं, ये हो चुका है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। बताओ, शर्मा नहीं चाहिए भाई, अपने को हिंदी बता दी सुप्रिया जी। चलिए, तो ये हुआ पहला विषय जो हमने पहला करना था कि भाई पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम। अब हम एक एक करके पोर्ट्स की बात करते हैं। भाई सुप्रिया अगर कहीं पे मारे चैट तो आप लोगों के पास पूरी आ जाती है। ये हिंदी को बदनाम करेगी और करेगी या करेगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, मजे से करिए, कोई टेंशन। और ये निशी जो फ्योट क्या है, निशी डांस करके मैं बताऊं फ्योट क्या है। निशी जी पिछली क्लास देख लीजिए, क्लासेस पहले करिए। निशी जी, सुप्रिया जी, मजे से क्लास को तंग मत करिए। सारे के सारे छात्र फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, सब लिखेंगे। निशी जितना फ्योट लिख रही हो ना, उतना ही ज्यादा मजाक हो रहा है। तो फ्योट पे बात हो चुकी है। एग्रीकल्चर सीरियसली बंद कर दूंगा भाई मैं, यहीं पे खत्म करके खत्म हो जाएगा। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, कि एग्रीकल्चर आपने नहीं कराया, वो मुझे भी पता है कि भैया जो ज्योग्राफी एग्रीकल्चर वो आपने नहीं कर रखा। अगर मैं आपसे बात करने पर आ जाऊं कि भाई फसलों की कौन सी फसल कहाँ होती है, फसलों का अगर बात कर लें भारत की कृषि के बारे में, तो ये जो भारत की कृषि कैसे निर्धारित होती है, कौन सी फसल, ये आपने नहीं कर रखी है। भारत की मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, कहाँ पर कौन सी फसल होती है, ये आपने नहीं कर रखी है, ये आपने नहीं कर रखी है। उसके बाद किस फसल का किस प्रकार से उत्पादन होता है, ये आप याद करके थक चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं हुआ है एग्रीकल्चर, मुझे पता है ये नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे सिलेबस में इरिगेशन इन इंडिया, तो किस तरह से भारत में सिंचाई और सिंचाई से जुड़े हुए मुद्दे, डिस्कस ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, अलग अलग सिंचाई की व्यवस्था, टपक सिंचाई कहां पर होती है, नहर की सिंचाई कहां पर होती है, कुएं की सिंचाई कहां पर होती है, और ट्यूबवेल की सिंचाई कहां पर होती है, नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं किया आपने। क्या कैटेगरी किस तरह से होती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, भारत के क्रॉपिंग पैटर्न आपने नहीं किए हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी में आते हैं। लेकिन हमारे पास पुरुष नहीं महापुरुष हैं, इस तरह के लोग ज्यादा हैं इस बैच में। बहुत मेहनत लगी ज्योग्राफी बैच को इस तरह से यहाँ पर लाने में, ज्योग्राफी ऑप्शन को। मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, एक क्लास के बाद दूसरे में भाग के करना पड़ता है। और यहाँ पे एक मैडम कह रही हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ। पहले दिन बताया था क्लास में यहाँ पर मैं है, और इस तरह का चलता रहेगा और कहानी लिखते रहेंगे। और उसके बाद सारी कहानी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि आप ये खुद तोड़ लेंगे, पहली बात प्रीलिम्स तक ही नहीं जाएंगे, प्रीलिम्स ही नहीं पास करेंगे, जिसको यही नहीं समझ में आया कि अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वो हिंदी में है। अगर ये सुप्रिया टाइप के लोग हैं तो वैसे भी नहीं होने वाले, तो क्या ही जरूरत है भाई, क्या ही जरूरत है। कंपटीशन बहुत सीमित है, कंपटीशन बहुत ज्यादा सीमित है। सिर्फ यहाँ पर चाहे तो दूसरी कोचिंग पे होंगे या पैसा फेंकने के लिए पड़ा हुआ था, इसलिए आगे हिंदी अंग्रेजी का पूरा अपमान करेंगे और चैट पे यही करेंगे, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन सर एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज, मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा लेंगे, बंद कर दें
यार इनको ब्लॉक कर दिया भाई, ये शादी विवाह का कार्यक्रम नहीं है, किसकी करानी किसकी नहीं करानी। आज समझ रहे हैं, क्लास हाईजैक कर रहे हैं। तो ये दूसरी कोचिंग के भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, इनका काम है, आप चैट में भी देखिएगा, इनका काम है केवल सभी शिक्षकों का उल्टा सीधा करना, उल्टा सीधा अभद्र भाषा लिखना। हमारी टीम जब हमें दिखाती है तो हमें भी लगता है ऐसे भी बच्चे आते हैं क्या इस आंदोलन से, क्या ऐसे भी बच्चे जुड़ेंगे। फिर हमें लगा लोग तो सभी प्रकार के हैं, पैसा होता है बस देखने के लिए, है कि नहीं। तो इसे बंद करते हैं। और रही बात अभी सभी लोगों से, जो भी इस तरह का कुछ करता है, जहाँ चैट में करता है, आपके पास पूरी आ जाती, जो इनका हालत करना कर सकते हैं। नहीं बनना था। हाँ ये जरूर है कि ये ट्रोल आदमी भी होते हैं, कई जगह ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, इनका यही काम होता है, इतनी आदत हो चुकी होती है, हर ट्रोल पर कुछ पैसा मिल रहा होता है। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर मेरी शादी में सचिन सर इसमें कुछ करवा दें, अपनी शादी संभालें, या तुम्हारी शादी संभालने आए, और तुम्हारी अगर ये स्थिति चल रही है कि कोचिंग की क्लास में तुम शादी की बात करो, शादी ना ही हो तो अच्छा, बहुत बड़ी बर्बादी करोगे। ठीक है, वापस आइए इसमें सभी लोग। अब किसी ने अगर फिर वो हिंदी इंग्लिश वाला खेलना शुरू किया कि हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, आप नॉन सीरियस हैं, और कोई भी आपको हिंदी इंग्लिश करता दिखे, हिंदी वाला हिंदी मांग रहा हूँ, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बराबर, और कई यहाँ पे जो खाली बैठे उन्हीं को ट्रोल कर लो यार। ठीक है सभी लोग। और जहाँ पर ये होना है कृषि होनी, वहाँ कृषि कराएंगे, आपके शिक्षकों को बताया कि क्या पढ़ाना है। और शिक्षक ये मत सोचिए कि आपस में बात नहीं करते। अभी जो पटना में कार्यशाला हुई, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैंने सर से बात नहीं की होगी, सर आपने क्या एरिया करा दिया, आपके मेरे यहाँ पर ओवरलैप है। क्या आपको नहीं लगता कि हम शिक्षक आपस में बात करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम शिक्षकों को इस बात पे गर्व है कि हम सब मिलकर जो छात्र को पढ़ा रहे हैं उससे छात्र रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो ये मूर्खता मत करिए भाई, कहीं आप सोच रहे हो। चलिए आप सब लोग ये लिखना शुरू करें, कुछ विशेष हम बात करें पोर्ट्स की बात करें। तो पहले कांडला पोर्ट शीर्षक देंगे, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख पोर्ट। एक ही जगह पर जानकारी है, प्रीलिम्स की जानकारी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम रख दिया गया दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम क्या रख दिया गया? दीनदयाल पोर्ट है। ये एक टाइडल पोर्ट है। ये क्या है? एक टाइडल पोर्ट है, और ये एक नेचुरल हार्बर है, प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है। और जब कराची, भारत के विभाजन के बाद जब कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमने क्या किया? कराची के बाद हमने इसको डेवलप किया। तो कांडला पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है कांडला पोर्ट। जल्दी से सभी लोग साथ में करते जाइए, मुक्त मत करिए, हिंदी में बताइए, अंग्रेजी में बताइए। ठीक है, और जितना भी जो भी हिंदी अंग्रेजी शादी ब्याह कर रहा हूं, पूरी आजादी आपके साथ, जो करना कर लो। काफी लोग खाली बैठे हुए, कोई कह रहा भाई हमसे शादी कर लो, ऐसे ही जो लिखना है लिखो, पूरा लिखना है लिखो। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपके पास पूरी आजादी। वो आप क्या करते हैं, एक चैट की गरिमा को खराब करते हैं, और इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। लड़कियां दोनों शामिल हैं, जो सीरियस नहीं है इस परीक्षा के बारे में, वो सारी कहानी इसमें चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग इस पर आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया कराची पोर्ट। कराची पोर्ट के बाद जब कराची चला गया पाकिस्तान के पास, तो हमने क्या एस्टैब्लिश किया? कांडला पोर्ट। मेजर पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट कहते हैं। तो पहली बात तो यह है ज्वारीय पोर्ट है। ज्वारीय पोर्ट है, तो ज्वारीय पोर्ट का मतलब क्या होता है? ज्वारीय पोर्ट का मतलब यह है कि ये अगर पोर्ट का बॉटम है, तो यहाँ पर पानी इतना है, ये इसमें पानी है। ठीक है, पानी है, ये इसका मीन सी लेवल है, ध्यान दीजिएगा मीन सी लेवल। और पोर्ट यहाँ पर है, तो ये हिस्सा पोर्ट का है। तो क्या अभी पानी में है या नहीं है? नहीं सर, अभी पानी में नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पर कम है। तो क्या होगा, जब यहाँ पर उच्च ज्वार आएगा, जब टाइड आएगा, हाई टाइड होगा, तो पानी ऊपर चढ़ेगा। अब यहाँ पर जहाज आ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जहाज था, तो वो जहाज अब अंदर आ सकता है। कब आएगा? हाई टाइड क्या होता है? ज्वार क्या होता है? जब आपका समुद्र का पानी गुरुत्व से खींचता है, तो वो पानी ऊपर उठ जाता है। तो दैट राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांडला पोर्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि जहाज आ रहे हैं, लेकिन जहाज अंदर नहीं जा पा रहे। कहाँ नहीं जा पा रहे? जहाज अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि अभी पानी का लेवल ये नहीं है। ऐसा ही पोर्ट हल्दिया भी है, हल्दिया कोलकाता पोर्ट, कोलकाता भी ज्वारीय है। सभी पोर्ट में ऐसी समस्या नहीं होती, जिनमें सफिशिएंट पानी होता है उनको ऊपर नीचे की कोई दिक्कत नहीं। तो ज्वारीय पोर्ट समझ में आया? तो ये ज्वार के साथ इसमें पानी का स्तर घटता बढ़ता रहता है ये। और जहां पर भी इस तरह के इंडेंटेड होते हैं, इंडेंटेड का मतलब क्या है? ये जो हमारी तटरेखा है, तो ये कौन सी खाड़ी है? एक खाड़ी ये होगी और एक खाड़ी ये होगी। तो आपने देखा ये खंबट की खाड़ी है, और ये किसकी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। अब सोचिए सभी लोग सोचिएगा, समुद्र में तूफान आता है, समुद्र में तूफान आया, साइक्लोन आया, तो उसकी लहरें, तेज लहरें तट से टकराएंगी कि नहीं? जब तेज लहरें तट से टकराएंगी तो वो नुकसान करेंगी। समुद्र में मान लीजिए चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन लो प्रेशर साइक्लोन बनता है और वो तट पे मारता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये नेचुरली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, किसी पोर्ट की बात कर रहा हूँ, गांधार की मैंने बात की, गांधार पोर्ट है, दहेज पोर्ट है, ये पोर्ट है, और कांडला पोर्ट है। जल्दी से बताइए, क्या ये लहरों से एक प्रकार से बचे हुए हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये इंडेंटेड कटा कोस्ट है। तो इसको क्या मिलते हैं? प्राकृतिक प्रोटेक्शन है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टेड पोर्ट भी कहा जाता है, नेचुरली प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो अगर आप खुद सोच के देखिए, ये हमारी तटरेखा है, और इसमें एक ये लेगून है, लेगून क्या होता है? मतलब तट के समानांतर एक झील होगी, इसे लेगून मान लीजिए। जल्दी से बताइए, कहां पर पोर्ट ज्यादा अच्छा रहेगा? एक्स या वाई? उत्तर दीजिए, एक्स या वाई। कौन सी जगह पर पोर्ट निर्माण बढ़िया रहेगा? एक्स पे करूं या वाई पे करूं? एक्स या वाई? एक्स पे करें या वाई पे करें? सर वाई पे करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स पर आकर पूरे के पूरे सागर की लहरें आकर इस पे टकराएंगी, और जबकि ये क्या है? इसके अंदर आप ले जाइए और यहाँ पे पोर्ट बना लीजिए, पोर्ट बनाएंगे तो इसको कहते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इंडेंटेड मतलब दंतुरित, जिसमें अंदर बहुत सारे कोस्ट में ही कई तोड़ मोड़ हो, तो वो पोर्ट के लिए बेहतर हो जाता है। समझ में? तो क्या याद रखना है? जब कराची पोर्ट गया, कराची पोर्ट की जगह हमने कांडला पोर्ट को एस्टैब्लिश किया। नाम इसका दीनदयाल पोर्ट है, ये टाइडल पोर्ट है, ये प्रोटेक्टेड है, और इसके बारे में हमें और कुछ नहीं करना। अब इसी के पास हमारे पास है मुंद्रा पोर्ट। बच्चों यहाँ पर तो कांडला हो गया, यहाँ पर इस चित्र में नहीं दिखा रहा है, आप लोगों के पास एटलस है, एटलस में जरा पोर्ट देखिए, कांडला है, और बच्चों यहाँ पर है मुंद्रा पोर्ट। अडानी समूह के द्वारा चलाया जाने वाला पोर्ट है। तो ये क्या है? ये प्राइवेट पोर्ट हो गया।
प्राइवेट पोर्ट है, लेकिन 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 बच्चों मैं बताना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे बड़ा पोर्ट जो चल रहा है जिसमें कार्गो हैंडल करता है वर्ष 2022 का, वो अडानी पोर्ट है। तो अडानी पोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अडानी का मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट टाइटल का उदाहरण हो गया। आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या टाइटल है, चलो ऑक्सफोर्ड में है, सभी में है बच्चों, सभी में अपना ट्रांसपोर्ट का मैप देखोगे तो उसमें आपको पोर्ट भी मिलेंगे एटलस में, ठीक है। अब क्या है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसको बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता था, ब्रिटिशर्स ने इसको विकसित किया था, ब्रिटिशर्स ने इसको विकसित किया था, और ये हमारा सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट। तो ओल्डेस्ट क्या होगा वो भी देखेंगे। तो ये हमारा ब्रिटिश काल का पोर्ट, ब्रिटिश काल का पोर्ट, ब्रिटिश टाइम का पोर्ट है, ये हमारा लार्जेस्ट पोर्ट है साइज के आकार पर। तो सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा बच्चों, बॉम्बे पोर्ट या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आकार में सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे पुराना। उसके बाद बॉम्बे के पास ही हमने एक और पोर्ट बनाया है, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, सभी लोग क्लियर है। जेएनपीटी, वहां पर हम स्पेशल कंटेनर्स को हैंडल करते हैं, स्पेशल कंटेनर शिप यहाँ पर आते हैं। बॉम्बे जो सबसे बड़ा पोर्ट है, बॉम्बे जो सबसे बड़ा पोर्ट है, उस पोर्ट को उसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी, उस पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए, टू डीकंजेस्टेड दैट इज इट। सर 12 और 13 मेजर पोर्ट बुकलेट में 13 है, प्लीज इंटरनेट देख लीजिए, 13 से 12 हो गया, बार-बार ये प्रश्न मत पूछें, ठीक है। तो दो पोर्ट हो गए महाराष्ट्र में, ये मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। सर रत्नागिरी लिखा है बेटा, अभी आपको बताया माइनर पोर्ट भी है, रत्नागिरी माइनर पोर्ट में हो जाएगा, मेजर पोर्ट में आपको ये पता होना चाहिए, मेजर पोर्ट में आपको ये पता होना चाहिए। तो जेएनपीटी को ही नावा शेवा भी कहा जाता है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, नावा शेवा अगर आ गया तो ये जेएनपीटी है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट। सर ये आर्टिफिशियल पोर्ट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट क्या होते हैं, तो ये समझ लीजिए जहां पे बंदरगाह मिला, जहां पे बंदरगाह मिला वहां तो नेचुरल प्रोटेक्शन है, नेचुरल प्रोटेक्शन है, जहां नहीं मिला वहां हम एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन बनाते हैं, फिर उसके पीछे पोर्ट बनाते हैं। तो ये हमारा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट हो गया। और ये जो है कंटेनर के कंटेनर ट्रैफिक के लिए बिजी है, कंटेनर ट्रैफिक। सर कंटेनर क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा ट्रकों पर आपने देखा होगा कि ये ट्रक है और ट्रक पे इस तरह का एक डब्बा, पूरा का पूरा डब्बा लद के जा रहा होता है, इसे कंटेनर कहा जाता है। ये जहाज विशेष जहाज होते हैं जिनमें सामान इन डब्बों में लाकर लाद दिया जाता है, इनको कंटेनर शिप कहा जाता है। तो देश का सबसे बड़ा कंटेनर शिप की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा कंटेनर ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो है जेएनपीटी, जेएनपीटी हो गया। और आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बताए थे कल, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां तक आता है। कहां तक आता है, जेएनपीटी से आता है। अगर आपको याद हो दादरी से आ रहा है, इधर से एक्चुअली किधर से होता हुआ आएगा वो, दादरी से। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया, ठीक है, सभी लोग डन। उसके बाद आते हैं गोवा पोर्ट। मर्म गोवा पोर्ट कहां पर है, फिर मैंने आपसे बोला कटे पटे तट का बहुत फायदा है। नदी का नाम जुआरी नदी, नदी का नाम जुआरी नदी, और उसकी एस्चुरी, उसका जो माउथ है, माउथ ऑफ रिवर जुआरी, जुआरी नदी, जुआरी नदी, जुआरी नदी के एस्चुरी पर बना है मालमू गांव पोर्ट। ये गोवा का पोर्ट, गोवा का पोर्ट। तो हमने क्या देखा बच्चों, कांडला का पोर्ट, मुंबई का पोर्ट, जेएनपीटी का पोर्ट, गोवा का पोर्ट, मालमा गोवा का पोर्ट, ठीक है। उसके बाद 4 हो गए, 6 पश्चिमी तट पर है। 5वां क्या है, मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर ये कर्नाटक में आ जाएगा, मैंगलोर पोर्ट। कुछ भी कोई खास ऐसा विशेष नहीं है मैंगलोर पोर्ट के लिए, हाँ ये एक बड़ा शिपयार्ड है, यहाँ पर शिप निर्माण होता है, तो शिप बिल्डिंग हो रही है मैंगलोर पोर्ट में, शिप बिल्डिंग सॉरी कोचिन में हो रही, माय मिस्टेक। मैंगलोर पोर्ट में हम लिखेंगे ऑयल रिफाइनरी है, तो ये लिक्विड कार्गो के लिए, जैसे वहां पर तो कंटेनर कार्गो था, यहाँ पर पानी के जहाज जो है, ऑयल टैंकर आते हैं यहाँ पर ऑयल सप्लाई करने के लिए, ठीक है, सभी लोग क्लियर। तो ये मैंगलोर हो गया। और दक्षिण में आते हैं आखिरी छठा पोर्ट जो है बच्चों, कोचीन का पोर्ट। याद रखना है, कभी कभी पूछता है विलिंगटन आइलैंड कहां पर है, तो 2 आइलैंड, विलिंगटन और वलारबादम, ये दोनों मिलकर ये बने हैं केरल का कोचीन पोर्ट, ठीक है। 1 2 3 4 गोवा, 5 मैंगलोर, 6 कोचीन, सभी लोग क्लियर। बंदरगाह को फ्री ट्रेड जोन करने से क्या लाभ होता है, जितेंद्र यादव पूछा। जितेंद्र यादव, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है कि एसईजेड और फ्री ट्रेड जोन जो देश में बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, एसईजेड में ड्यूटी की छूट क्यों दी जाती है। तो मेरे ख्याल से एसईजेड पे बढ़िया सेशन ने पढ़ाया होगा, ये निश्चित रूप से ज्योग्राफी का सवाल नहीं है। और उसमें जब आपको बहुत सारी छूट दी जाती है, निर्यात से रिलेटेड कई सारे टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाते हैं, हो जाता है। तो जल्दी से बताइए इकोनॉमिक्स में एसईजेड हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ ऐसा सर ने विशेष आर्थिक जोन के बारे में बताया, ये तो निश्चित रूप से बताया होगा। तो ये वाला प्रश्न निश्चित रूप से मेरा नहीं होता, ये एकदम इकोनॉमिक्स का है, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक है। ये सर बताया सर ने, तो मैं वही कहना चाहता हूं जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा 2 लोग हैं यहाँ पर, मैं सीरियस स्टूडेंट जानते क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जहां पर मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स में मेरा ओवरलैप है वहां मैं बताऊंगा, जैसे मैं ओवरलैप बताता हूं तब भी यहाँ पर इतनी ऐसी कमेंट लिखना शुरू होता है, अरे क्या है कुछ नहीं पढ़ाता, ये वो टीचर पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा, सब अधूरा छोड़ दिया। भैया कहां पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो। केजीएस में सारे टीचर मिलकर अपना अपना एरिया जो है जहां पे ओवरलैप उसको भी कराते हैं, और तुम अपनी कहानी में लगे रहते हो और खुद कभी किताब नहीं खोली होगी, कभी किताब नहीं खोली होगी। सर इंटरलैंड का मतलब क्या है, इंटरलैंड का मतलब क्या है, और ये पढ़ रहा है और ये सवाल भी पूछेगा, ये सवाल भी पूछेगा। यहाँ पे भाई मुंबई का पोर्ट, यहाँ पर मुंबई का पोर्ट, मुंबई में यहाँ इस पोर्ट में यहाँ से उत्पाद जो है आए और यहाँ से निर्यात हो गए, और जो भारत में आया, मान लीजिए तेल आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, वो यहाँ पे भेज दिया गया। तो एक पोर्ट जिस क्षेत्र को सर्व करता है, एक पोर्ट जिस क्षेत्र को सर्व करता है वो उसका हिंटरलैंड कहलाता है। अब बताओ ये कैसे पढ़ा दें स्टूडेंट को जब ये नहीं पता कि हिंटरलैंड क्या होता है। हिंटरलैंड मतलब जिस भी क्षेत्र को, स्कूल का भी हिंटरलैंड हो सकता है कि भाई स्कूल कितने क्षेत्र को कराए, और ये वही छात्र हैं जो ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया, हिस्ट्री में पढ़ा दिया, पॉलिटिक्स में पढ़ा दिया, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, और कुछ जवाब दो सवाल का कि भैया क्लास के ऊपर तो फिर और उल्टा सीधा करेंगे, चलता रहेगा। तो क्या आपने पूछा, आपका सम्मान, आपका आदर, माथा टेक कर आपको बताया हिंटरलैंड क्या होता है। इतना ज्यादा शायद इनके कभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने या कभी भी ऐसा हुआ हो कि भैया उनको ये ना पता चला हो कि क्लास की उपयोगिता क्या है, ऐसा कभी सोचे भी नहीं यार, कि बिना कुछ पढ़े बस मजे से आए, आकर बैठ गए तो मास्टर ये कराओ, ये मास्टर वो कराओ, कभी नहीं हुआ यार, शिक्षा में तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ देखकर खुश हो गया। चलिए, तो ज्वारीय पोर्ट हो गया और प्रोटेक्टेड पोर्ट हो गया, हिंटरलैंड क्या हो गया, पोर्ट जिस क्षेत्र को
पोर्ट जिस क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है या जहां से जिस क्षेत्र को वो सर्व करता है वो उसका हिंटरलैंड कहलाता है। छोटे पोर्ट का छोटा हिंटरलैंड होता है, बड़े पोर्ट का बड़ा हिंटरलैंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। डन। चलिए वापस आते हैं, कौन से पोर्ट हो गए? पश्चिमी तट के पोर्ट हो गए। पूर्वी तट पे आ जाए, पूर्वी तट पे आ गए, कलकत्ता बनाते हैं। तो देश का सबसे पुराना ओल्डेस्ट सबसे पुराना कलकत्ता। यहाँ से नदी आ रही है बच्चों, कौन सी नदी आ रही है? हुगली नदी। ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी पर था कोलकाता पोर्ट, और हुगली नदी क्या करती है? यहाँ पर मुहाना बनाई। अब हुगली नदी में क्या हो रहा है? हुगली नदी पर क्या होता है? हुगली नदी पर क्या होता है? तो हुगली नदी में बहुत सारा गाद आता है। क्या आता है? सेडिमेंट्स। हुगली नदी पे क्या आता है? सेडिमेंट्स आता है। अब आप ये समझिए कि एक पोर्ट है, ये पोर्ट है, और इस पोर्ट में यहाँ पर पानी है, और इस पर शिप आता है। शिप आ गया, जहाज आया। लेकिन वो क्या रहा है? ये जब आता है तो यहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जा रहा है? सेडिमेंट्स भरते जा रहे हैं। क्या भरते जा रहे हैं बच्चों? सेडिमेंट्स भरते जा रहे हैं। कौन लेकर आ रहा है? नदी लेकर आ रही है। अगर नदी इस पोर्ट में सेडिमेंट भर देगी तो क्या नौवहन हो सकता है? इसकी गहराई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? गहराई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी किसकी? कलकत्ता पोर्ट की। कलकत्ता पोर्ट ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया, ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओनली मेजर रिवरलाइन पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ये नदी पर पोर्ट है। रिवरलाइन क्या होता है? नदी का पोर्ट, नदी पर है। ठीक है, अब दिक्कत ये है, नदी में क्या आ रहा है? नदी में सेडिमेंट्स आ रही है। गंगा नदी बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आती है, तो ये क्या हो जाता है? भर जाता है। तो इसमें जो है बड़े बड़े जहाज अंदर नहीं जा सकते, बड़े बड़े जहाज अंदर नहीं जा सकते, ये शैलो हो जाता है। तो हमने क्या किया? इसका क्या रास्ता निकाला? बताएगा तो भाई, ये कोलकाता पोर्ट जल्दी बताएंगे क्या रास्ता निकाला? इसका रास्ता हमने निकाला, सुनो भाई, बड़े जहाजों को बाहर ही रोक लो, तट पर ही रोक लो, और तट पे पोर्ट का नाम क्या है? हल्दिया पोर्ट। तो अब कलकत्ता पोर्ट में ज्यादा बड़े जहाज नहीं जाते हैं, उसकी जगह कौन सा पोर्ट हमने विकसित कर दिया? हल्दिया पोर्ट। बेटा डायमंड हार्बर, ये सारे कलकत्ता पोर्ट के नाम पे, ये सब कलकत्ता पोर्ट। अब वहां पर कुछ नहीं, फरक्का बांध कुछ नहीं कर सकता सुनीता सरकार जी। फरक्का बांध तो बांध है भी नहीं, वो तो बराज है, वो पानी के जल से प्रभावित करता है, लेकिन उसमें बहुत सारा सेडिमेंट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो डन हो गया हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में हल्दिया पोर्ट बनाया। द पोर्ट जो हमारा उसकी जगह पर, कलकत्ता की जगह पर अब इसने जगह ले ली हल्दिया पोर्ट। याद रहेगा, टाइडल पोर्ट है, यहाँ पर भी टाइड आता है। इनफैक्ट पूरी की पूरी हुगली नदी में ज्वार आता है, तो ज्वारीय पोर्ट। उसके बाद आते हैं उड़ीसा पारादीप। उड़ीसा पारादीप की लॉ एस्क के लिए जाना जाता है। लॉ एस्क, इवन विशाखापट्टनम लॉ एस्क, कोयला, ये सब यहाँ से जा रहा पारादीप से। और अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी 2023 में मैक्सिमम वॉल्यूम अगर किसी पोर्ट ने की है, पारादीप ने की। अगर किसी पोर्ट ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो किसको है? पारादीप। पारादीप उड़ीसा का पोर्ट है, ड्राई कार्गो ले जाता है। यहाँ पर तेल वेल नहीं आ रहा है, ड्राई कार्गो, कोयला। आप जानते हैं उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पर लोहा कोयला है, छत्तीसगढ़ में भी लोहा कोयला है। और मैंने आपको बताया था बेलाडीला से अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पर एक रेलवे लाइन डाली गई थी विशाखापट्टनम, तो वो भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज का, खाद्य पदार्थों का निर्यात आयात यहाँ से होता है। ओल्डेस्ट पोर्ट हल्दिया। सेकंड क्या हो गया? सेकंड ओल्डेस्ट हो गया बॉम्बे। ठीक है, सर अब तो दीनदयाल करता है, नाभिजीत सिंह। अभी सिंह की रिपोर्ट पढ़ी है, दीनदयाल हमेशा ही ज्यादा रखता था, पहली बार ऐसा हुआ कि पारादीप उससे आगे निकला है। ठीक है, आंसर ने पढ़ाया था कि फरक्का बराज से फोर्स से पानी छोड़ा जाता है, तो सेडिमेंट कुछ हद तक बह जाते हैं, जिससे साफ हो जाती है गंगा नदी। तो बेटा देखिए, गंगा नदी जो है, आप पहली बात तो आपने कभी जाकर देखा नहीं। जो लोग मुझे बंगाल से सुन रहे हैं, हल्दिया नदी में जब आप जाएंगे, हुगली नदी में जब आप जाएंगे, तो सारा का सारा पानी मटमैला है, बहुत सारी गाद है। ठीक है, तेज अगर पानी छोड़ भी देंगे तो भी गाद वाला ही पानी। तो जो नीचे के सेडिमेंट्स जो हैं, जिसकी वजह से पोर्ट शैलो हो रहा है, उसकी शैलोनेस को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर पानी जो है, मान लीजिए जैसे छठ की पूजा होती है, तो दिल्ली में छठ की पूजा से पहले क्या करते हैं? हथिनी कुंड बराज से पानी दिल्ली की तरफ तेजी से छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि नदी का थोड़ा सा पानी साफ हो जाता है। ये तो हो सकता है, लेकिन वहाँ के सेडिमेंट्स हटाने का ये नहीं होगा। और जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से सुन रहे हैं बच्चे, वो इस बात को उसकी पुष्टि करिएगा कि तो पानी बहुत मटमैला है। और जो पश्चिम बंगाल के अगर आप बीच पे भी जाएंगे, दीघा बीच मशहूर है, बहुत ज्यादा मटमैली मिट्टी का बीच है। इसी की जगह आप गोवा या केरल में चले जाइए, उसमें उतना नहीं मिलेगा। तो गंगा नदी का जितना भी गाद है, वो सारा यहाँ पर आकर, ठीक है जी सर, बहुत सारा मटमैला है, मैं बंगाल से हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो बच्चों ने देखा नहीं है, तो ऐसा लगा कि तेज पानी मार दिया, पिचकारी मार दी तो साफ हो जाएगा। नहीं हो पाएगा भाई, बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसलिए हटाया। हम कुछ कह रहे सर, फिर हुगली नदी को कैसे साफ कर सकते, क्यों साफ करना? पहली बात तो ये क्यों साफ करना है? साफ करने के लिए बहुत नदियां पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर तो प्राकृतिक गाद है, तो आएगा कि नहीं आएगा? अपने डेल्टा में नदी अपना गाद जमा करती है कि नहीं करती? ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर साफ, तो जो नदी का पानी है डेल्टा की तरफ, तो उसमें गाद होगी, डिसॉल्व होंगे। उसके बाद जिसको आप साफ कहते हैं, वो साफ नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाता है कि सर इस नदी को गहरा कैसे किया जाए। तो नदी को गहरा करने के लिए आपको जहाज, स्पेशल जहाज आते हैं, उनको ड्रेजर कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं ड्रेजिंग। तो आपको स्पेशल जहाज भेजने होंगे, वो क्या करेंगे? वो जाकर मिट्टी गाद को हटाएंगे। ड्रेजर्स जो है हटाते चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये, जितना हटाओगे उससे ज्यादा आ जाता है। सक्सेसफुल नहीं था, बहुत कोशिश की गई ड्रेज करके उसके पोर्ट को गहरा करने की, फिर अंत में डिसाइड हुआ भाई ये नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, अरे भैया गलती हो गई, ये कुछ लोग सिर्फ कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहते। ठीक है, आपके शहर में दो सिनेमा, चंपक सिनेमा और नंदन सिनेमा। ठीक है, चंपक और नंदन सिनेमा, इसने एक महीने में 10,000 टिकट बेची। ठीक है, इसने एक महीने में 1,000 टिकट बेची। तो भाई चंपक
चंपक सिनेमा में ज्यादा लोग देखने गए, इसे वॉल्यूम कहते हैं। सर वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग आए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो आप इतना दम भर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ लिया है, तो वॉल्यूम ये होता है, वॉल्यूम ये होता है कि भाई किसका कितना ज्यादा वॉल्यूम है। तो हमने गलती से लिख दिया कि भाई पारादीप में ज्यादा वॉल्यूम हो गया, ज्यादा वॉल्यूम हो गया, किससे वॉल्यूम हो गया? ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो गया, किससे? कांडला से। नॉर्मली कांडला के पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया करता था, सबसे ज्यादा आवाजाही हुआ करती थी, इतनी सी बात। अब सर ये वॉल्यूम समझ में नहीं आया, नोट्स छाप रहा है एकदम, क्योंकि ना सोच रहा है ना समझ रहा है, बस सर मैक्सिमम वॉल्यूम बताइए सर, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में फिर जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें इकोनॉमिक्स कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम क्लास के बाद कुछ और पढ़ते नहीं, ये नॉर्मल समाचार पत्रों में आती है बातें, ठीक है। अब ये जो है चंपक की पर सिनेमा टिकट, चंपक की पर सिनेमा की जो टिकट थी वो कितनी थी? 10 रुपए। तो चंपक ने कितना कमाया? चंपक ने कमाया 10,000 इंटू 10 रुपए, यानी 1 लाख रुपए कमाया कि नहीं? 1 लाख रुपए। अच्छा, इसकी टिकट कितने की थी? इसकी एक टिकट, नंदन की एक टिकट 500 रुपए की थी, 500 पर टिकट। तो नंदन ने कितना कमाया? नंदन ने कमाया 5 लाख। कमाया कि नहीं कमाया? तो भी बताइए किसकी वॉल्यूम ज्यादा थी? इसकी वॉल्यूम ज्यादा थी, वॉल्यूम इसकी ज्यादा थी, मतलब ज्यादा लोग चल देखने कहां गए? चंपक थिएटर में ज्यादा गए, लेकिन वैल्यू, वैल्यू किसकी ज्यादा थी? वैल्यू किसकी ज्यादा थी? वो नंदन की ज्यादा थी। तो जब आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात की जाती है, दो तरह से बोला जाता है, एक तो वॉल्यूम कितनी आवाजाही हुई, कितनी मात्रा हुई, और दूसरा वैल्यू टर्म्स कितना मौद्रिक रूप में किया गया। तो इसको वैल्यू और वॉल्यूम कहा जाता है। कोई भी समाचार पत्र पढ़ोगे तो उसमें हो जाएगा। सर समाचार पत्र भी पढ़ना होगा क्या इसके लिए? हम तो सोचे सर यूट्यूब पर करंट बता देते हैं, आप लोग क्लास बता देते हैं, हम तो आईएएस बन गए सर, हमारे अंदर से आईएएस निकलता है, इसीलिए बता रहे हैं। ये थोड़ा और बढ़िया रिक्वेस्ट, इतना सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम और वैल्यू की बात होगी, आप कहेंगे सर हमने तो सारा इकोनॉमिक्स में पढ़ डाला है, सब छान मारा है, यार मजाक बना देते हो इस चीज का। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप के टीचर्स ने इतना अच्छे से आपको अगर विचार दिए हैं तो क्यों नहीं उसको कम से कम अपने लिए प्रैक्टिकल टेस्ट समाचार पत्र को पढ़ना शुरू करो। तो बता देगा कि इस देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दो तरह से दिखाया जाता है। भारत का यूरोपीय यूनियन से व्यापार कितना हो रहा है? वो कहता है वॉल्यूम में इतने टन हो रहा है और वैल्यू में इतने डॉलर हो रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है ना कि वॉल्यूम में इतने टन जो है हम यूरोपीय यूनियन को बेचते हैं, आयात निर्यात कितना होता है, और वैल्यू में इतना होता है। सिंपल सी बात, लेकिन नहीं होगा ये। और मैं बता रहा हूँ एक बड़े वर्ग को आज ये वॉल्यूम और वैल्यू पता चला है, और ये वो लोग हैं जो इतना डरे हुए इस परीक्षा से कि जो भी बोल दो ये छापना चाहते हैं, ये बस लिखना चाहते हैं, ये बस लिखना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि केवल वो लिख देने से, पीडीएफ कलेक्ट करने से आईएएस बन जाएंगे। भाई समझना तो होगा, अपनी बातचीत में तो लाना होगा। और अगर कोई शिक्षक आपको ये कहते, रुक कर कहते बेटा अब जो आपके शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है उस चीज को अपना अंगीकार करिए, उसको थोड़ा सा यूज करना शुरू करिए, वो शिक्षक दुश्मन है भैया, हमको लिखवाया नहीं है, कहानी चलती रही। बट ये लोग तो हमारे पास ही नहीं है, इनकी टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते विशाखापट्टनम पे आते हैं। सुंदर पोर्ट है, बहुत सुंदर पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। डिस्पाइट बीइंग प्रोन टू सीजनल साइक्लोन्स, बहुत सारे साइक्लोन कहां पर आते हैं? यहीं पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, काफी बचाव होता है इसमें। ये सब साइक्लोन आकर मारेंगे, लेकिन ये जो विशाखापट्टनम हमारा पोर्ट है, ये हमारा सबसे गहरा पोर्ट, डीपेस्ट पोर्ट है, नेचुरली प्रोटेक्टेड है। अगर आपको कभी विशाखापट्टनम जाने को मिले तो उसके आगे बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को क्या कहते हैं? उस चट्टान को डॉल्फिन हिल कहते हैं। बहुत सुंदर सा पोर्ट है, बिल्कुल बचा के रखता है एक तरह से इन सब तूफानों से विशाखापट्टनम। इसलिए हमारी नेवी का भी बड़ा पोर्ट है, नेवल पोर्ट भी है विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। तो विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम 3 हो गए, 1 2 3 वैल्यू टर्म भी बता दिया, वॉल्यूम टर्म भी बता दिया। अब कहां पे आ गए? चेन्नई पोर्ट, थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट। याद करने में दिक्कत नहीं होती भाई। ब्रिटिशर्स आए सबसे पहले कहां आए? कलकत्ते में आए, तो कलकत्ते में उन्होंने पोर्ट बनाया, वो ओल्डेस्ट है। उसके बाद बंबई पहुंच गए, सेकंड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट क्या है? चेन्नई है। इसको गेटवे टू साउथ इंडिया कहा गया। तो दक्षिण भारत में घुसे अंग्रेज, कैसे? इसी पोर्ट के थ्रू घुसे। और मैं आपको बताना चाहता हूं तमिलनाडु में चोल साम्राज्य के समय से यहाँ पर बहुत सुंदर नौवें का ट्रेडिशन रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, मैरीटाइम ट्रेडिशन इन सदर्न इंडिया, स्पेशली दिस कोरोमंडल कोस्ट। ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ इस तरफ का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। उस तरफ का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? डिपेंड करेगा वॉल्यूम में कांडला हुआ करता था, कंटेनर में कौन सा हुआ करता था? जेएनपीटी हुआ करता था, और आकार में साइज में बॉम्बे हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद एन्नोर पोर्ट आते हैं, कामराजार पोर्ट इसको कहा जाता था। तो ये हमारा पब्लिक कंपनी के रूप में इसको डेवलप किया गया, सरकार का ही पोर्ट है कामराजार पोर्ट। तो एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में आप देखेंगे। तीसरा पोर्ट भी आ गया तूतीकोरिन पोर्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे किस राज्य में सबसे ज्यादा पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? तमिलनाडु में 3 पोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु में 3 पोर्ट। महाराष्ट्र में हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 कौन सा? मुंबई पोर्ट और जेएनपी। एक नया पोर्ट आ रहा है जिसको हम वाधावन पोर्ट कहते हैं, वो भी विकसित नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। तो डन। बाकी क्या है? 12वीं मेजर पोर्ट हो गया तूतीकोरिन पोर्ट को भी चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। ये भी आर्टिफिशियल हार्बर है ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द कोरोमंडल कोस्ट। सो पोर्ट समझ में आया या नहीं आया? पोर्ट की हम बात कर रहे थे, फिर पोर्ट के विकास की बात करेंगे। 6 इधर 6 उधर, और जो लोग चिंता में सर 13 लिखा है, तो जो हमारा क्या था, पोर्ट ब्लेयर को मान्यता रद्द की गई। सर विशाखापट्टनम सबसे डीपेस्ट है, तो आपने बताया कि ईस्ट कोस्ट उभरा हुआ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया ईस्ट कोस्ट उभरा हुआ है, मैंने ऐसा कहीं नहीं बताया। हाँ जी, ठीक है। सर क्वेश्चन किस तरह आएंगे? तो आकाश बेटा पीवाईक्यू देखूं, पीवाईक्यू कसम खाइए मैं कभी नहीं देखूंगा, पीवाईक्यू कसम खाइए मैं कभी नहीं देखूंगा। तो ये आ सकता है विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? जब लार्जेस्ट होगा तो साइज के आधार पे होगा। विच इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइडल पोर्ट्स ऑफ इंडिया? ये कह सकता है इनमें से कौन सा पोर्ट ज्वारीय पोर्ट है? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? विच पोर्ट इज कनेक्टेड टू, कौन सा पोर्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे गलियारे से जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताइए। 5 प्रश्न है आपके पास। केवल सर प्रश्न क्या आएंगे भाई? ऐसा ही कुछ आएगा, एक कथन आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? भारत के नौवहन विकास की समीक्षा करें, और उससे पहले क्या होगा? एक करंट अफेयर्स का एक लाइन डालेगा कि हाल ही में ये देखा गया कि स्पोर्ट में ये हुआ, और सब कुछ है।
जी की बात करें इनमें से यूपीएससी में कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? मैंने तो आपसे कहा, ये भी जैसे मैंने आपसे कहा किस तरह का आ सकता है कि हाल ही में पारादीप पोर्ट देश का सबसे बड़ा वॉल्यूम के टर्म्स में उसने अपना व्यापार किया। भारत के नौवहन विकास की समीक्षा करें, क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? तो ज्योग्राफी के 50% ही सही हो रहे हैं सर, क्या करूं सर प्लीज बताइए। तो अरुण जी आपको पूरी ज्योग्राफी आ गई? आपको पूरी ज्योग्राफी आ गई क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ज्योग्राफी के मास्टर हो गया। अगर हो गए फिर गलत हो तो बात करते हैं हम, है कि नहीं? अगर हो गया तो फिर हम बात करते हैं, ये हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे भाई? तो प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से, आपके सामने प्रश्न है, सोच के बताइए। बॉम्बे साइज के आधार पर डीपेस्ट विशाखापट्टनम। टाइटल पोर्ट, सिर्फ मेजर पोर्ट की बात हो रही है, माइनर की कोई बात नहीं हो रही। मेजर पोर्ट क्या होते हैं? राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? एक तो कांडला देखा, कांडला, हल्दिया। ओल्डेस्ट में कौन सा था? कोलकाता। और डीएफसी को किसको जोड़ा गया? जेएनपीटी को जोड़ा गया। ठीक है डन? कितना ही करना है? थोड़ा सा कम से कम ये तो हो जाएगा, कम से कम ये तो हो जाएगा, ये नहीं। और इस तरह का नौवहन विकास की समीक्षा पे पूछ सकता है। और आपसे ये भी कह सकता है, अभी कल यार इतनी मेहनत से वो सारी हमने बातें की कि भारत को ब्लू इकोनॉमी, भारत के ब्लू इकोनॉमी के सपने को साकार करने के लिए नौवहन या मैरीटाइम सेक्टर में क्या रणनीति है उसका आकलन करें, आलोचनात्मक आकलन करें। बिल्कुल होगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो आपके पास समझ तो विकसित होनी चाहिए, है कि नहीं? समझ विकसित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक परियोजना भी शुरू की है, जिसको बोलते हैं सागरमाला परियोजना। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर सागरमाला प्रोग्राम वाज पुट इन प्लेस इन 2016। 2016 में भारत ने सागरमाला परियोजना शुरू की है। सागर के चारों तरफ तटों पर माला, इसको क्या कहा गया? पोर्ट लेड डेवलपमेंट। अभी पता होगा तब तो हम ज्यादा वो कर सकते हैं, है नहीं? समझ में? सर एक महासागर अर्थव्यवस्था क्या है? बताया था, कोस्टल इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हम अपने कांडला, मुंबई, मरमागोआ, कोचीन, न्यू मैंगलोर, टूटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, इन सबको हम मेजर पोर्ट्स को विकसित करें, उनके साथ में नॉन मेजर पोर्ट्स को भी काम करें। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल इकोनॉमिक जोन, वहां पर इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू करें, वहां पर रेल का कनेक्टिविटी दें और मेजर और माइनर पोर्ट्स पर इनका विकास करें। तो अगर मैं 2016 इसमें हमने क्या कोशिश की है? सागरमाला परियोजना में क्या है? एम ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट। क्या करेंगे? पोर्ट लेड डेवलपमेंट करेंगे, पत्तन आधारित, पत्तन केंद्रित विकास। क्योंकि पोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास का केंद्र बन सकता है। इसमें यातायात बहुत सहज हो जाती है, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हिंटरलैंड, जो आसपास का क्षेत्र है तो यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है? और इसको आयात निर्यात ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए? डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन बोथ मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। आधारभूत अवसंरचना विकास करना पड़ेगा। कहां पर? दोनों मेजर और माइनर पोर्ट में। तो मेजर पोर्ट हमारे 12 हैं और माइनर पोर्ट ये भी, तो ये करना ही करेंगे। तो ये हमारी सोच थी कि जहां पर भी कमी होगी उसको हम करेंगे। दूसरा, पोर्ट को मॉडर्नाइजेशन, पत्तन आधुनिकरण। तो आधुनिकरण क्या होता है? उसमें आधुनिक तकनीक, जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, पोर्ट ऑपरेशंस हैं, उनको मॉडर्नाइज करें, आईटी का यूज करें, ठीक है? वो सारी चीजों को करें। तीसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी, पत्तन को बड़े शहर, औद्योगिक केंद्रों से जोड़ना। ऐसा नहीं कि केवल पोर्ट ही है, पोर्ट को भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर देकर बाकी चीजों से जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए? तो पोर्ट कनेक्टिविटी, पत्तन को बड़े शहरों, औद्योगिक केंद्रों से जोड़ा जाए, ठीक है? तटीय नौवहन व जलमार्ग विकास, ये सारी चीजें इसके तहत सोची गई। इसी के साथ जो इसमें आर्थिक चीजें होंगी, मुझे कुमारी कहनी सर हिंदी में पोर्ट नहीं लिख सकते, अभी तक किसी खेल में मत चलें। अगर हमसे पोर्ट लिखते हैं तो आप खाने दौड़ते हैं कि भैया इसको हिंदी में, अंग्रेजी में लिखो, सुप्रिया जी हैं वो पूछेंगी। तो आपको आपकी कई चीजें हो चुकी हैं, अगर आप सिखाएं तो पोर्ट भी लिख सकते हैं, बट दिक्कत ये है ना तो आप हिंदी के हैं ना अंग्रेजी के हैं यार। ठीक है, तो
ये बात कहां पर हो रही है? ओशन का एक नेकलेस तैयार किया गया है जिसमें हम पोर्ट को करेंगे, पोर्ट के साथ वाटरवेज को डेवलप करेंगे और शिपिंग को, नौवहन को विकास करेंगे। और ये देखिए पोर्ट को बाकी चीजों से जोड़ा जाएगा। ये कॉरिडोर्स हैं, कनेक्टिविटी देंगे बड़े शहरों से, औद्योगिक शहरों से, इनको जोड़ दिया जाएगा। इनको जोड़ दिया जाएगा, पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जाएगा, मेजर माइनर को एफिशिएंट सिस्टम, वहां पे दक्ष सिस्टम लगाए जाएंगे, कोस्टल इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया इनलैंड वाटर पे आने से पहले। अब सरकार की इस पर भी बात कर लेते हैं। सरकार की जो परियोजना जो आप कल से रखे हुए। तो भारत के नौवहन शिपिंग के विकास के लिए भारत सरकार ने एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को किया था। तो पोर्ट में हम क्या करेंगे? इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं हिंदी में भी लिखवा चुका हूँ, वही बातें फिर से आ रही हैं। हिंदी में भी लिखवा चुका हूँ। बेहतर और आधुनिक अवसंरचना या आधारभूत अवसंरचना। ठीक है। स्मार्ट एंड ग्रीन पोर्ट, स्मार्ट एंड ग्रीन पोर्ट। तो पोर्ट को क्या किया जाएगा? स्मार्ट किया जाएगा, वह हरित पतन। चलिए, स्मार्ट पोर्ट क्या होता है? जिसमें आईटी का यूज किया जाए, जिसमें बहुत सारे आईटी का यूज किया जाए, उसे स्मार्ट कहा जाता है। आईटी यूज, वो स्मार्ट पोर्ट होगा। सारी चीजों में मैनुअल काम कम होगा, ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, उसे स्मार्ट पोर्ट कहा जाता है। ठीक है। लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो यातायात में, आवन जावन में जो लॉजिस्टिक का खर्चा लगता है, लॉजिस्टिक क्या होता है? पोर्ट को चलाने का। लॉजिस्टिक लिख दीजिएगा इसको, खर्च को कम करना है। पोर्ट को चलाने का जितने भी ऑपरेशन है उसमें जो खर्चा होता है उसको कम करेंगे। उसको क्या करेंगे? लॉजिस्टिक कॉस्ट को नीचे लेकर आएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट को नीचे लेकर आएंगे। ये किसके लिए? पोर्ट्स के लिए हम काम करेंगे। शिपिंग के लिए काम क्या क्या करेंगे? तो यहाँ पर है शिपिंग के लिए भी काम करेंगे। तो इसमें भारत होगा आत्मनिर्भर। भारत ने आत्मनिर्भरता रखी है। किस चीज में आत्मनिर्भरता भारत चाहता है? किसमें? बिल्डिंग, रिपेयर और रिसाइकल। बिल्डिंग, रिपेयर और रिसाइकल। किसमें भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है? किसमें? जहाज बनाने में, बिल्डिंग, मेकिंग शिप्स। भारत नहीं चाहता कि इसको जहाज जो है किसी और देश से आयात करने पड़े, खुद ही बना ले। ठीक है। जहाज निर्माण के क्षेत्र में। उसके बाद जहाज की रिपेयर, जो टूट फूट हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, उसमें भी हमें कहीं पर अपने जहाज को दुबई ना भेजना पड़े। दुबई भेज रहे हैं रिपेयर करने, भारत में भी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब जब पुराना हो जाता है और जब जहाज का यूज ज्यादा नहीं रह जाता, तो उसको यहीं पर तोड़ दिया जाता है। जहाज के टुकड़े टुकड़े करके तोड़कर जो उनके काम की चीज होती है वो निकाल ली जाती है। उसको रिसाइकल कहते हैं। अगर आपने सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा जहाजों को तोड़ना और रिसाइकल करने वाला जो शिपयार्ड है, उसका नाम है अलंग शिपयार्ड। विश्व के बड़े बड़े जहाजों को भारत में लाके तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है सर, वो एक तरह से बहुत पुराने हो जाते हैं और अब वो सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो लेकिन उनके अंदर चीजें तो हैं, लोहा है, बहुत सारे हजारों टन का लोहा है, स्टील है, वो सब निकाल लेते हैं हम। तो रिसाइकल अलंग शिपयार्ड। तो भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, खुद ही अपने जहाज बनाएं, खुद ही उनकी मरम्मत करें और खुद ही अगर जरूरत पड़े तो हम उनको रिसाइकल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गुजरात में है सर अलंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आत्मनिर्भरता। ये पहली चीज शिपिंग के लिए। दूसरा, क्रूज के लिए, क्रूज के हब बनना चाहते हैं। क्रूज क्या होते हैं? जो सागर के जहाज, एक तो मालवाहक जहाज होते हैं। क्रूज शिप्स कौन से होते हैं? पर्यटक जहाज। ठीक है। पैसेंजर शिप, इसको यात्री जहाज भी कहा जाता है। ये माल ढुलाई के लिए नहीं है, माल ढुलाई के लिए नहीं, आपको अच्छी अच्छी जगह पर घुमाने के लिए क्रूज हब। तो भारत में हम चाहते हैं कि भारत में भी ऐसे जहाज हो जो पैसेंजर शिप हो, जो लोग जाएं। और आजकल बहुत सारा जैसे टूरिज्म का विकास हो रहा है वो। उसके बाद नौवहन शिक्षा व प्रशिक्षण। जो पानी के जहाज को चलाएंगे, ऑफिसर्स हैं, कैप्टन हैं, इंजीनियर हैं, उनको शिक्षा भी तो देनी होगी ना, डिग्री भी देनी पड़ेगी और प्रशिक्षण भी होना पड़ेगा। तो मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देश में कई मानक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जहां पे शिक्षा भी दी जाएगी, जहाज कैसे चलाना है, जहाज की देखरेख कैसे करनी है। नए यंग लड़के लड़कियों को, ऑफिसर्स को भर्ती में लिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो जहाज तक पहुंचे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम शिपिंग के लिए करने वाले हैं। अब हम आते हैं इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे, तो इनलैंड वाटरवे क्या होते हैं? जलमार्ग क्या होते हैं? जल्दी से ये बताइए। ये हमारा तीसरा है क्योंकि अब अगला हमारे पास क्या आ गया है? अब हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे आ गए। जल्दी से मुझे बताइए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें समुद्र में नहीं जाएंगे, अपनी ही नदी, नहर इत्यादि में यातायात। कहां पर? देश की सीमाओं में, राष्ट्रीय। तो इसमें आप बाहर नहीं जा रहे। यातायात ये क्या होता है? सबसे सस्ता होता है, लेकिन ये धीमा भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है और गंगा नदी में हमारे पास क्या है? ये एक जहाज या नाव जा रही है। क्या हम इस नाव पर सामान लाद सकते हैं? अगर हम ये सामान लादते हैं तो नदी के प्रवाह के साथ साथ ये आसानी से जा सकता है। नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें इंजन लगा होगा, मोटर लगी होगी, लेकर जाएगा। सस्ता ट्रांसपोर्ट नदी में कर सकता है। तो जैसा लाइन नदी पर, लाइन में जाने की जरूरत नहीं, भारत में भी हो रहा है। अगर आप भारत में हैं, अगर आप गंगा नदी के आसपास कहीं पर रहते हैं, तो क्या आपने गंगा नदी में नाव चलती देखी है? नहीं देखी है? सब बार्ज हो सकती है, बोट हो सकती है, फेरी हो सकती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बार्ज हो सकती है, बोट हो सकती है, बार्ज भी हो सकती है, बोट भी हो सकती है और शिप भी हो सकता है। शिप बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। बोट आपकी ये है। बार्ज क्या होता है? बार्ज कुछ नहीं होता, इस तरह का एक बड़ा सा चौकोर सा एक प्लेटफॉर्म होगा जो पानी में आप तैरा दीजिए। तो लेकिन इसमें सामान कहाँ रखेंगे? अरे खुले में जाता है इसमें सामान। आपने देखा होगा, अगर आप बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, तो इस तरह से इस पर रेत का ढेर होगा, खुले में इस तरह से सामान ले जा रहे हैं, तैरता हुआ चला जाएगा। इसको बार्ज कहते हैं, बार्ज बोट शिप। सर प्रयागराज में मैंने गंगा में देखा है सर, मैंने कुछ चंबल में भी देखा है सर, गंगा विलास देखा है। गंगा विलास तो आपने पर्यटन के लिए देखा। गंगा विलास ये अभी क्रूज में गया है। गंगा विलास जो क्रूज है वो उसमें गया है। ठीक है।
हमने देखा है, बिल्कुल सही है, गंगा नदी में अक्सर खूब देखा है। तो गंगा नदी में ये हमने देखा कि इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक ये यहाँ पर बिल्कुल जा सकता है। बनारस में बन रहा बाईपास के पास, तो एस चौहान लिख रहे हैं, तो बनारस इस पर खास काम कर रहा है और बनारस में मोदी जी ने एक मल्टी मॉडल रिवर पोर्ट का भी उद्घाटन किया कि वहां पर जो आपका नदी का किनारा है, नदी के किनारे तक अक्सर देखेंगे। अभी मुझे बताइए, मैं अभी हाल ही में पटना गया तो मैंने क्या देखा, वहां पर मैंने देखा मरीन ड्राइव में मैं नीचे उतरा, मैंने गंगा जी का थोड़ा पानी लिया, दर्शन किया, फिर मैंने कहा चलो बोट में जाकर देखते हैं। तो बोट जाकर देखा, बड़ा चौड़ा पार्ट है नदी का, उसमें से खूब बढ़िया से जहाज आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे जो बिहार के भी बच्चे हैं कि वहां उस नाव पे चढ़ने के लिए, नाव पे चढ़ना अपने आप में दिक्कत है, और वहां पर ऐसा कोई भी ना तो बस का टर्मिनल है ना रेल का टर्मिनल है जिसमें माल आ जाए। ठीक है, एक बार को मन हुआ कि इस नाव से कूद कर गंगा में छलांग लगाई जाए और गंगा में तैरा जाए। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, तैरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चौड़ा पार्ट नहीं, गंगा बहुत आसानी से वहां पर आप इसे पार कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है ऊपर कैसे चढ़ूंगा। अब तो जो है तैरने के लिए तो कूद गए, ऊपर कैसे चढ़ूंगा, क्योंकि वो जो बोट थी, बोट में तो भाई ऊपर चढ़ना मुश्किल था, बोट में कोई व्यवस्था नहीं थी ऊपर चढ़ने की। फिर क्या करना होगा, नदी के किनारे पे यहाँ पर मुझे उतरना पड़ेगा, तो कम से कम घुटने तक तो गाद है भाई, नदी में सारा कई गाद उसी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो 50 रुपए में ले जाता है ब्यारा में, तो 50 रुपए में आपको नदी का चक्कर लगा देगा छोटे से उसमें। अब सोचिए कि यहाँ पर अगर आपको वहीं ब्यारा, जो लोग नहीं जानते, ये कुछ बच्चे शायद पटना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर किनारों का विकास करना पड़ेगा कि नहीं, किनारों का विकास करना पड़ेगा। तो ये बड़ी समस्या है कि भाई यातायात सस्ता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन किनारे का अगर यातायात वो नहीं होगा, विकास तो दिक्कत है कि नहीं, है नहीं। तो ये एक चुनौती है इनलैंड वाटरवेज में। तो अभी किसी ने बनारस की बात की, वहां पर एक मल्टी मॉडल बोट निश्चित रूप से विकसित हो रहा है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो मैंने तो फ्री में घुमा है नदी में, अरे नदी अपनी है, तैरो, जो करना जिनको तैरना आता है वो मजे से कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 बस सर उसमें पैर फंस जाता, बिल्कुल फंस जाएगा। वहां पर जब आप जाएंगे तो जितना आगे जाएंगे नदी में तैरते तक ठीक है, जब किनारे पे जाएंगे तो वहीं पर गंगा नदी के किनारे पे सारा गाद है भाई, कैसे कर लो। ट्रू, उनके कहने गाद तो नेचुरल, उसे कैसे वो कर सकते हैं। ये है केरला में केरला के बैकवाटर, यहाँ पर पानी है, सब जगह पानी है। तो यहाँ पर है सड़क, ये क्या है, सड़क, और इसके ऊपर चल रही है नाव, ठीक है। केरला में आप बस से उतरेंगे और बस का ये स्टैंड है, क्या है, बस स्टैंड है। बस आपको यहाँ पर लाएगी, आप सीढ़ी से उतरेंगे, ये है इस नाव की जेटी, इसको प्लेटफॉर्म मान लीजिए। किसका प्लेटफॉर्म है, पोर्ट प्लेटफॉर्म, इसको जेटी कहा जाता है। बड़े मजे से आप आइए, घूमते घामते आइए, सड़क पे उतरिए, यहाँ से आइए, यहाँ पर ही खड़ी होगी, क्या होगी, नाव खड़ी होगी। नाव पर क्या होगा, नाव पर एक कंडक्टर होगा, सोच के देखिएगा, नाव पर एक कंडक्टर होगा, आप उसको बोलिए मुझे यहाँ से वहां तक जाना है नाव में, वो बोलेगा 20 रुपया टिकट, बैठो, और बैठकर ये बोट चली जाएगी। इसी के सामने एक दूसरी बोट आएगी, तो बोट अपने ट्रैफिक पे ध्यान से इधर चली जाएगी, बोट आती रहेंगी, जाती रहेंगी। किनारे पर अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको सामान लाना है, आप सामान भी यहाँ से ला सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। यहीं पर एक बहुत बड़ा बस स्टेशन है, बस टर्मिनल है, और यहीं पर ट्रेन का भी टर्मिनल है। अब बताओ केरल में ये सुविधा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ बिहार में, ऐसा कुछ हुआ बिहार में। तो किसी ने कहा सर गाद तो नेचुरल है, गाद का क्या कर सकते हैं, गाद से क्या मतलब है, गाद तो आएगी, लेकिन नदी तो गहरी है कि नहीं है, नदी तो गहरी देखिए कि नहीं देखिए। तो बहुत मजे से शहर का नाम बता रहा हूँ, मौका मिले तो जरूर जाएगा एलपी, और इतने सुंदर नजारे हैं जहाँ से बोट जाएगी। आपको लगता है, आप सोच के देखिए, आप पर्यटक हैं, आप बोट लेते हैं, 500, 700, 1000 रुपया लेगा, 15 रुपए का टिकट, 20 रुपए का टिकट, मजे से घुमाएगा पूरा का पूरा। लोगों का सुबह का यातायात यही है। भारत की बात करो। सब वेस्ट बंगाल में भी फैसिलिटी है, बस रेल दोनों कनेक्टेड, प्लस या तो बोट के लिए स्टेशन भी बना हुआ है ट्रेन के जैसा, बिल्कुल ट्रू। तो ये चीज, अब दिक्कत क्या है, वहां पर जाते जाते नदी, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, नदी जो है उसमें अब गाद हो चुकी है, बहुत सारी गाद हो चुकी है। पर मुझे बताओ कि ये जो बेल्ट है, प्रयागराज हो गया, लखनऊ के आगे हम आते हैं, गंगा पे आते हैं, मतलब लखनऊ तो गंगा पे नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रयागराज से जुड़े, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, पटना की बात करें, इन सारे के सारे क्षेत्रों में बहुत सारी आर्थिक संभावनाएं हैं कि नहीं, बहुत सारी संभावनाएं। मजे से जहाज आएगा, जा सकता है कि नहीं जा सकता। और आप देख लीजिए जो गंगा के जो घाट हैं, जो पूरा का पूरा पार्ट है, चाहे पटना में हो, चाहे इलाहाबाद में, वाराणसी में हो, तो वो सांस्कृतिक रूप से तो उपयोग हो रहा है, लोग वहां जाके स्नान कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं। उसका आर्थिक पहलू क्यों नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा की बात की, ये भी आपको निश्चित रूप से सर ने बताया होगा, अर्थ गंगा के आर्थिक पहलू को क्यों ना समझा जाए, नंबर वन। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, गंगा के आर्थिक पहलू को सोचा जाए। दूसरा, गंगा की सफाई में जो पैसा लगना है, अगर वही गंगा से ही पैदा हो जाए तो क्यों नहीं होगा, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो बताया थे रोजगार होता नहीं, पैदा करना पड़ता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बिल्कुल यहाँ पे सोचिए, जो जहाज चला रहे होंगे, जो यहाँ पे पोर्ट का ये जो जेटी चला रहा होगा, कितने सारे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, युवा लोगों के लिए रोजगार मिलेगा कि नहीं। सर एलएपी में ही वो बोट रेस होता है, बिल्कुल एलएपी आपका वही वाला जो हम बात करते हैं, बैक वाटर है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी होती है, ठीक है। वो देश का सबसे बड़ा लेक है, सबसे लंबी लेक है, वेम्बनाड, आप जानते हो उसे, वेम्बनाड का ही एक्सटेंशन है, पूना लेक, वहां पर होती है वो। सब कुछ हो सकता है। कोची में तो जल मेट्रो भी शुरू हो गई, बिल्कुल हो सकता है। तो वहां हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, फिर से बता रहा हूँ। अब तो आपको जनसंख्या की समझ में आ गया बच्चों, केरल की तो जनसंख्या नीचे जाने लगी है, केरल ने अपनी जनसंख्या की स्थिरता कर दी है। केरल में बहुत से लोग विदेशों में काम करते हैं, विदेश से पैसा आता है। लेकिन पटना की हम बात करें, बिहार की हम बात करें, बिहार की तो भी जनसंख्या की दर बहुत ज्यादा है, युवा आबादी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे रोजगार की बात है कि नहीं, रोजगार का सृजन यहाँ से हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बिहार में
भले ही उद्योग ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत सारी खनिज नहीं है, नॉट मेनी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल मटेरियल नहीं है, लेकिन यातायात के लिए तो बिहार बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आप सोचिए, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए, है कि नहीं? ट्रू। सब बिहार के मिनिस्टर अगर बिहार पे ध्यान दे तो हो सकता है। कौन मिनिस्टर है भाई बिहार में? तो सकता है भाई, मिनिस्टर कौन है? एलएफपी इज फेमस फॉर बैकवाटर, चलिए ठीक है, फेमस फॉर बैकवाटर। हाँ जी, क्या बिहार में गवर्नमेंट को एक्चुअल में वर्क करने की जरूरत है? बिल्कुल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बोलिए ना, सोचिए यहाँ पर हम सरकार पे हम दोषारोपण कर सकते हैं कि भाई ये सरकार ने नहीं किया, वो नहीं किया, कितनी गंभीर बात है। आप बताइए, चैट है, हमने शिक्षा के लिए आपको एक बहुत सारा वो दिया, आप इसमें देखते किस तरह की बात हो जाती है? लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। क्या आपको लगता है कि यहाँ के युवा जो आप चैट देखते हैं, यहाँ का युवा सच में कोई ऐसा युवा आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से जो उनकी बातें अगर आप पढ़ लो तो ये सच में नेक्स्ट लेवल पे इन सारे क्षेत्रों को ले जा सकते हैं? लगता है आपको? अगर इनके प्रश्न को, इनके उत्तर को गलत कह दो तो मारने कूटने दौड़ते हैं। अगर इधर उधर की बात कर रहे हैं, अगर इनको ब्लॉक कर दो तो दिक्कत है। अगर इनको बोलो भाई खुद सोच के इस चित्र के लिए नोट्स लिखो तो लिखेगा। बताइए, आपको लगता है ये अपने देश की नदियों को साफ रखते होंगे? ये अपने घर को साफ रखते होंगे? या आपको लगता है कि इनके विचारों में सकारात्मकता होगी? आपको लगता है? तो जो आपके शिक्षकगण आते हैं, नई नई सोच आपको देते हैं, तो हमारा तो बहुत मन होता है कि यार इस नई सोच से नेक्स्ट लेवल पे जाए। क्या आपको लगता है कि ये जो चैट का स्तर हम यहाँ पर देखते हैं, ये कहीं पर भी जाने, लड़के और लड़कियां दोनों, ये ना सोचना कि लड़का ऐसा कर रहा है, लड़के लड़कियां दोनों ही कर रहे हैं। तो सरकारों को ब्लेम करना अलग, हम आगे बढ़कर अगर सारी सकारात्मक काम करने लगे, अपने शहरों की नदियों को, सड़कों को गंदा तो हमने किया कि नहीं किया? है नहीं? सोच के देखिए सर, लखनऊ में रिवर फ्रंट अच्छा है बट नदी में बदबू आती है। तो देखिए नदी का जो प्रवाह है ना, नदी का जो प्रवाह है थोड़ा तो जलीय वो रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? तो जलीय वो रहेगा तो जब तक पानी का प्रवाह होगा तो रुका हुआ पानी जो है स्मेल करता है, बदबू आएगी। लेकिन अगर पानी का प्रवाह है, अब नदी में पानी आना जाना, ये तो उसकी मात्रा बदल सकती है ना, बदल सकती है, तो वो आपको सीजन के लिए ये तो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए पहली बात, जब आप चुनाव के लिए जा रहे हैं तो सरकारों को ऐसे मुद्दों के लिए बाध्य करिए जो वाकई में आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं, आपके क्षेत्र के मुद्दे। उसमें आपको अपना हौसला दिखाना चाहिए, आपको अपना हौसला दिखाना चाहिए, अपने परिवार को, अपने समस्त समाज को ये बताना चाहिए कि भाई ये हमारे रियल मुद्दे, इन पर हम बात करें। और जो आपको मंत्री और संतरी इस तरह के भ्रष्ट दिखते हैं, उनको दूसरा मौका क्यों दिया जाए? उनको क्यों दिया जाए? फिर भी आप देंगे तो ये तो आप ही सोच लीजिए, क्योंकि जिसने एक बार खून तक लिया वो आप लोगों का खून दोबारा पिएगा। तो ये तो आप लोगों के ऊपर सोचना है ना? ममता कुमारी कह रही सीबीएसई वाले ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। सोचिए ममता कुमारी जी का क्या करें? अब सोचिए इस तरह की सोच रख रही है ये कि सीबीएसई वाले ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। सीबीएसई वाले हो गए, क्या हो गए भाई? सीबीएसई में तो ऐसे बच्चे हैं जो कभी पास नहीं हो, जो भी पढ़े नहीं, और ये कहां से लिया? ये भी कहीं से सुन लिया है, वो इनके अंदर से थोड़ी है, इनका कुछ ममता जी का कुछ खास एक्सपीरियंस थोड़ी होगा जीवन में, इतने लोगों से थोड़ी मिली होंगी। सुन लिया हाँ जी सीबीएसई वाले, विचार में बहुत दम लगा, तो छाप दिया। अब ऐसे लोग वोट देने जाएंगे, ऐसे लोग कहेंगे कि हमारे जो है बिहार को जो है इतना साफ नहीं रखती सरकार। आपको लगता है कि ऐसी सोच वाले कहीं आगे जाएंगे? तो सीबीएसई वाले पास होते हैं, सीबीएसई वाले, अरे आप सीबीएसई की बात कर रहे हैं, हमने तो अपने बेटे को सीबीएसई में नहीं डाला, हमने कहा हटाओ सीबीएसई, हमें सीबीएसई के परे चलते, बट ये मजे में चलते रहे। इनका जुमा केसरी है, सीबीएसई वाला है, यही करते रहे। और इनका नाम ममता था, क्या पता ममता ना हो मोहित हो। मैं तो सिर्फ आपको बताया कि इसके पीछे यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के लोग भी सड़कों पर उतराएंगे अगर सरकार की कोई मुहिम गलत लगती है। तो यहाँ पर एक स्कीम बन रही थी, इन्होंने एक ब्लू लाइन करके, जहाँ पर सिल्वर लाइन एक परियोजना, केरल के मुख्यमंत्री ने सिल्वर लाइन परियोजना के नाम से एक रेल बनाने की बात की, जिसमें खंभों पर ऊपर रेल बननी थी। पूरा का पूरा केरल सड़कों पर आ गया कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये जो परियोजना है, हम लोग तो वैसे ही नदियों से जुड़े हुए, सस्ता है कि नहीं? तो उनका सिल्वर लाइन परियोजना पर लोग सड़कों पर आगे, लोगों ने सिल्वर लाइन परियोजना रुकवा दी। ना तो वो हिंदू थे, ना वो मुस्लिम थे, ना ऊंची जाति, ना नीची जाति, ना सीबीएसई, ना सरकारी स्कूल। अब सोचिए ममता बैठी हुई है यहाँ पर, अगर ममता है इसका नाम तो, और ये कहने के बाद भी बैठी हुई, ये पास या फेल किस पे? ये पहले तैयारी कर रही है कि नहीं फेल होने का, कि भाई मैं क्या बहाना बनाऊंगी? अरे वो तो सीबीएसई की वजह से फेल होगी। तो आप बहाना ढूंढ रहे हैं या सक्सेस ढूंढ रहे हैं, आपके ऊपर है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यहीं पर सीरियस लोग भी बैठे, वो नीति निर्धारक बनेंगे। कल को जब आप बिहार के नीति निर्धारण में जाएंगे तो आपको विचार याद आएंगे, हाँ यार बिहार में तो ये, तो ममता तो बेटा सीबीएसई पे लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। तो ये हुआ बच्चों इनलैंड वाटरवे। तो भारत में इनलैंड वाटरवे है कहाँ पर? तो इनलैंड वाटरवे की हम बात करते हैं तो सभी लोग कुछ लिख लेंगे। टोटल नेविगेबल 14,500 किलोमीटर की लंबाई का क्षेत्र भारत के पास नदियों और नहरों में है। 5,200 किलोमीटर नदियों में और 4,000 नहरों में। इनको मैकेनाइज्ड क्राफ्ट, सर मैकेनाइज्ड क्या होती है? मोटर वाली नाव, टप्पू वाली नहीं चाहिए। टप्पू वाली तो ये जो सीबीएसई वाला खेलोगे ना, सर सीबीएसई वाले हैं, ये हैं वो हैं। अब आप एजीएस वाले हो, रोना बंद कर दो। एक बात बताओ यार, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो क्या अभी भी सीबीएसई का रोना रोगे? सोच के देखो, आप सोच के देखो इतना। और यहाँ पे कितने लोग यूनिवर्सिटी से सीबीएसई को छोड़ दो, ज्योग्राफी करे हुए हो, यहीं पर लिख देना यूनिवर्सिटी से ज्यादा ज्योग्राफी आपने केजीएस में सीखी कि नहीं सीखी? आपने यूनिवर्सिटी से ज्यादा सीखी कि नहीं सीखी? क्या अभी भी आप सीबीएसई वाला अफीम चढ़ाते रहेंगे क्लास में, यही वाला खेल खेलें? तो आप समझिए कि केजीएस ने इतने समय में जो आपको शिक्षा दी, आज मैं शर्म से सिर झुकाता हूँ कि अभी भी आप सीबीएसई का रोना रो रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग ज्योग्राफी से, चाहे बीए किए हो, बीएससी किए हो, एमए किए हो, बता दो आपने ज्योग्राफी यहाँ ज्यादा सीखी कि नहीं सीखी? बिल्कुल सीखी होगी। हम बता रहे हमने सारे सीबीएसई बाधाएं पार कर दी, बट ये रोते रहेंगे। तो फिर जब भी वोट देने जाएंगे तो किस पे देंगे? ये थोड़ी अपनी सोच रखते हैं, तो उधार मांगी हुई सोच है। सीबीएसई का चुटकुला इनको पसंद है, सब जगह चिपकाने वाले, इनको बस एक चुटकुला मिल जाता, आजीवन चुटकुले पे रह जाएंगे। अब सोचिए ये लोग क्या चुनाव करेंगे, इन लोगों का चुनाव कितना बड़ा हो सकता है? यही जाति, यही क्षेत्रीयता, यही समुदाय, इसी पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो क्या तो भारत के पास एक बड़ा वो क्षेत्र है। और आपको हैरानी होगी बच्चों, एक डेटा देना चाहता हूँ। चाइना और कोरिया दोनों एशिया की ताकत है भाई, दोनों एशिया की ताकत है। कोरिया की जब मैं बात करता हूँ, साउथ कोरिया, 40% इनके देश का ट्रैफिक इनलैंड ट्रांसपोर्ट से चलता है। यूरोप का आपको बता दिया कि यूरोप में इनलैंड ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, सस्ता है, बहुत यातायात इवन एनवायरमेंट फ्रेंडली। और भारत में कितना है? 3.5% मात्र 3.5%। और सच में बताऊं, क्राइम नहीं है, देश की जरूरत है, लेकिन देश में सीबीएसई वालों को तो सीबीएसई वाले करते हैं सर। अरे यार क्या बात करते हैं, बताओ। तो जो भी सीबीएसई मेरे ख्याल से भी जो अगला
अगला कभी भी सीबीएसई का जोक मारो ना, सोच के मारना, अब आप केजीएस के छात्र हो, आपको सीबीएसई से कहीं परे ले जा चुका है केजीएस। कब तक रोना रोगे भाई, कब तक बहाना बनाओगे कि भैया हमारे पास अब केजीएस ने आपके पास घर में आपकी मदद की है। और ये अगर आपके माँ बाप सुन रहे हैं तो अगली बार अगर आपने सीबीएसई का नाटक हुआ तो मेरे ख्याल से माँ बाप को भी बढ़िया से टाइटली पकड़ के लगाना चाहिए कि केजीएस में आपके शिक्षकों ने आपने इतनी मदद कर दी, अब तो बेटा रिजल्ट ले आओ, कब तक बहाना ढूंढोगी, बस जल्दी रही। ठीक है, तो भारत में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भारत की संसद में हमने इसके लिए क्या किया, हमने एक अथॉरिटी प्राधिकरण बना दिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बना दी। और उसके बाद हमने 1986 में एक संसद में एक्ट भी पास कर दिया कि हम जो है जलमार्ग हमने घोषित कर दी। बट संसद में घोषणा करना और ये प्राधिकरण बनाने से सीबीएसई वालों का कहां पास होना है कि नहीं? तो सीबीएसई के होने वालों के लिए उनको छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत के जलमार्ग कौन से जी, ये कितने हो 6 2016 में भारत ने जलमार्ग विकास विधेयक लेकर आए। इसमें हमने 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को मान्यता दी। कितने बच्चों? राष्ट्रीय जलमार्गों को मान्यता कितने? 111। तो मैंने बीएससी ज्योग्राफी किया सर, वहां तो सिर्फ रट्टा मारना था, पास हो जाना था किसी तरह से। 111 कर दी, अच्छा जी। तो 111 जब हमने कर दिए 111 राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये तो ऐसे ही मैंने कहा ना, ये बस एक नंबर दे दी कि भैया सारे हो। बट एक्चुअली हमारे पास जो इससे पहले प्री 2016 थे, 2016 से पहले हमारे पास 6 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। तो पहला जलमार्ग बच्चों यहाँ से इलाहाबाद से हल्दिया तक नंबर 1। ठीक है, लिख लीजिए नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1। जल्दी से नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? गंगा पर है, लिखते जाइए साथ में, हल्दिया से इलाहाबाद तक है। ये किलोमीटर याद करने की कोई खास जरूरत नहीं। नेशनल वाटरवे 1 ये सबसे लंबा है। नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसको हटा देते हैं। ये बेकार में एलएपी की ड्राइंग बनानी पड़ गई आपको दिखाने के लिए। और आप इसके बाद क्या सबक सीखे? आप सीखे सर सीबीएसई वाले कचरा करते हैं। अरे यार, तुम रील देख देख के कचरा कर रही हो, तुम सीबीएसई वाला गिना रही है। तो नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर कहां से है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये भाई लॉन्गेस्ट है, अगर करें तो लॉन्गेस्ट है। और इसको हम बात कर रहे हैं कि ये कार्गो माल ढुलाई के लिए तो है ही, अब तो ये क्रूज के लिए भी जुड़ गया है। जिसमें हमने देखा कि ये जो है गंगा विलास जो 13 जनवरी 2023 को देश में किया गया, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। लगभग 51 दिन रहेंगे इसमें, कुछ 20-25 नदियां पार करेंगे। तो ये है, ठीक है, क्लियर है? ये कुछ विशेष बातें, लॉन्गेस्ट जो हमने इसकी बात की पहला। दूसरे पर आते हैं हम। दूसरा पारंपरिक रूप से ये है सदिया टुकड़ी। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी अपने मैदान में तब तक रहती है सदिया टुकड़ी। तो ये ब्रह्मपुत्र यहीं पर लिख लीजिए। 891 किलोमीटर है सदिया टुकड़ी। इस पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये पूर्वोत्तर में सड़क निर्माण आसान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आसान नहीं है, और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या है? मोस्टली प्राइमरी गुड्स है। तो ये बहुत अच्छा यातायात हो जाता है। एक और चीज बताना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये पूर्वोत्तर का सामान मेनलैंड में लाने के लिए आसान होता है सी में। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर मणिपुर से म्यांमार में आ रहे हैं, जिसको कालादान परियोजना कहा जाता है। इंटरनेशनल परियोजना म्यांमार के साथ हम कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? कालादान परियोजना। तो नेशनल वाटरवे में नहीं आएगा, ठीक है, नेशनल वाटरवे में नहीं आएगा, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय परियोजना में यहाँ भी एक और अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, वो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 6 हो जाएगा। उसकी भी मैं बात करूंगा। बट फिर भी कालादान सबको समझ में आया। कालादान किसके साथ है परियोजना? म्यांमार के साथ परियोजना। अब हम आते हैं नंबर 3 पर, नेशनल वाटरवे नंबर 3। वहीं केरल में आ गया हूं, जहां पे एलपी की मैंने बात की आपसे। कोट्टापुरम से कोल्लम। ये हमारी वेस्ट कोस्ट नहर है, 205 किलोमीटर। इसमें 2 नहर और है, चंपकारा और उद्योग मंडल प्लस चंपकारा नहर। अगर आपसे पूछता है तो वो कहां पर है, वो इसी का हिस्सा है। ये हमारा 3 नंबर हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय में हम पूर्वोत्तर से कालादान म्यांमार में जा रहे हैं, ठीक है। कोट्टापुरम से कोल्लम, पश्चिमी तट केरल में, जो उनका बैकवाटर, ठीक है। सर कालादान को इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाएं, जहां भी है बच्चे, कई तरह की चीजें। मेरा तो काम है आपको ये बताना। अब निश्चित रूप से कालादान से जब ट्रेड होगा तो वो सागरीय रूप से होगा, और उससे जुड़े हुए हमारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे अगर शिक्षक ने बताए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद 3 हो गए, चौथे पर आते हैं। तो चौथे पे ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी है। पुडुचेरी से ये चेन्नई आएंगे हम, और इस तरह से काकीनाडा तक आएगा। यहाँ पर भी 2 नहर है, एक तो काकीनाडा नहर और अंग्रेजों ने बनाई थी बकिंगम नहर। तो इसको हमने क्या किया? नेशनल वाटरवे। और इसमें कृष्णा गोदावरी का भी कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है, कृष्णा और गोदावरी का भी कुछ हिस्सा है, और तट के साथ साथ रहती है। अगर कभी आपको मौका मिले कहां जाने का? तमिलनाडु में पौंडीचेरी अगर आप जा रहे हैं तो आपको चेन्नई के एयरपोर्ट को उतरना होगा। चेन्नई के एयरपोर्ट से फिर आप टैक्सी लेंगे और टैक्सी आपको ले जाएगी पौंडीचेरी। आपकी टैक्सी की सड़क के साथ साथ चलती है बकिंगम नहर, बहुत सुंदर सी नहर। तो ये बकिंगम नहर इस तरह से तट पे चलती है। ये हमारा नंबर 4 है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी चीजों में आपको तमिलनाडु ने अग्रणी भूमिका निकाली है। नौवहन में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर बच्चों में बहुत ज्यादा विकसित तो नहीं है। यहाँ पर अभी हमने धामरा पोर्ट की बात की थी। धामरा पोर्ट में जो मैंने आपको बताया कि कछुओं के लिए यहाँ नहीं बताया था, मैं अपने गूगल वैकल्पिक में बताया था प्रकाश प्रदूषण के बारे में, महासागर में प्रकाश प्रदूषण। तो हमने धामरा की बात की थी। तो
तो ये जो है महानदी का मुहाना और हल्दिया के डेल्टा को जो जोड़ता है, ये हमारा ब्राह्मणी डेल्टा कनाल, ये हमारा ओडिशा में महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर। सभी लोग क्लियर? डन है? ये भी हो गया। अब ये अंतिम वाला बच्चों, नदी का नाम बराक नदी। ये मणिपुर नागालैंड, इस तरफ से मणिपुर ही मानिए, से नागालैंड मत मानिए, मणिपुर, असम और फिर ये गुजराती, बांग्लादेश, ये भी इंटरनेशनल बनेगी और ये हिस्सा कहलाता है बराक। ये 121 किलोमीटर का छोटा है बराक नदी। तो ये छोटा है, तो ये 6 हो गए। वैसे हमारी परियोजना में कितने हो गए? 111 हो चुके हैं। तो ये आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में नंबर 5 बराक, नंबर 6, 2 नंबर आपका पूर्वोत्तर में सदिया से डुगरी, 3 नंबर की बात करेंगे नीचे आएंगे। अब अरुण कुमार कह रहे हैं सर अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में नहीं है ये सब। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको जल मार्ग तैयार करने हैं तो जल होगा या नहीं होगा? क्या राजस्थान में जल है? पहली चीज। और नदियां कैसी होनी चाहिए? नदियां ऐसी होनी चाहिए जो मौसमी नदियां हैं या 12 महीने नदियां होनी चाहिए, सदाबहार नदियां सदाबहार होनी चाहिए, उनमें पानी की गहराई भी होनी चाहिए। तो अब ये जो दुखी हो रहे हैं, किसके लिए दुखी हो रहे हैं? राजस्थान में नहरें नहीं है। राजस्थान में एक नहर है। राजस्थान में कौन सी नहर है? यहाँ पर हरिके से निकाली हमने, हरिके से निकाली कि नहीं? इंदिरा गांधी नहर। लेकिन इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है, अगर उसमें यातायात करें, यहाँ पर वैसे ही नहर की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो गई, बाष्पीकरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से आपको मेरे ख्याल से पर्यावरण क्लास में भी शायद इस पे बात की होगी कि नहरों से किस तरह से हमारे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन की अगर कोई बात आई होगी, एनसीईआरटी ने भी इसकी केस स्टडी की हुई। तो क्या बनता है कि हमारे पास नदी नहीं है, नदी का यातायात राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं बनता कहाँ पे? जहाँ पे नदियां हैं, खूब बढ़िया नदियां हैं। हैरानी की बात, दुख की बात है कि इलाहाबाद प्रयागराज से हम चलते हैं और हल्दिया तक आते हैं और हमारे विकसित नहीं हुआ। तो राजस्थान वाले इसमें दुखी ना हो भाई। अब गुजरात में जो है आप ये करने लगे, लेकिन गुजरात में जहाँ पे नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है, खूब बढ़िया हो रहा है कि नहीं? तो सोच कर देखिएगा। हाँ जी, तो ये आपके यातायात भी हो गए, प्रोज एंड कॉन्स। तो इसके कुछ लाभ हो सकते हैं, लाभों पर हमने वैसे भी बात की, यहाँ पे उद्योग भी लगेगा और पर्यटन भी होगा। और यहाँ पर ये सस्ता है, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सरल भी है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है रेल के मुकाबले। बहुत अच्छी बात यह है कि एनर्जी बहुत बचती है और देश में बेहतर कनेक्टिविटी भी होगी। और जो हमारा पर्यावरण को लेकर, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, प्रदूषण है, उसे भी इससे कम किया जा सकता है कि नहीं? लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या है? जो भी आपके मार्केट और फैक्ट्री हैं, ये हमेशा पोर्ट पे तो नहीं रहते। क्या ये हमेशा पोर्ट पे होते हैं? नहीं, ये पोर्ट पे तो नहीं होते हमेशा। तो अगर ये पोर्ट पर नहीं होंगे, पोर्ट से दूर होंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए? या तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं तो कीमत बढ़ जाएगी और डिले होगा कि नहीं होगा। तो ये तभी संभव है जब सरकार एक समग्र नीति बताए। व्हेनेवर यू हैव अ कंपोजिट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जहां पर आप विकास करेंगे और ये जब साथ में होगा तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना ये समय भी ज्यादा लेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी नदियों में गहराई कम है, जैसे अभी किसी ने बात की राजस्थान की, या फिर हमने अभी बात की हुगली की, अगर उसमें बहुत सारा गादा जाता है तो दिक्कत है, तब नहीं कर सकते, तब दिक्कत है। ठीक है। और एक और बात है कि नदियां जो है, नदियों को तैयार करने के लिए वहां पर आपके पास बोट, नाव, ये व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, वहां का जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक जीव जो है, जैसे हम बात करते हैं गंगा की बात में, तो गंगा डॉल्फिन आपने सुनी है, तो गंगा डॉल्फिन को उससे क्या नुकसान होगा वो भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, सभी लोग समझ में आया? तो इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, उन सब चीजों को साथ में रखना चाहिए। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मैरीटाइम विजन बनाया, जिसमें एक समग्र नीति है भाई। पोर्ट बनने चाहिए, पोर्ट कहाँ बनने चाहिए? नदी पर भी बनेंगे, समुद्र में भी बनेंगे। शिपिंग कहाँ होनी चाहिए? नदी पर भी होनी चाहिए और समुद्र में भी होनी चाहिए। उसके बाद इनलैंड वाटरवे में माल ढुलाई को सुगम, इसको कंप्लीट करिए, माल ढुलाई को सुगम करिए, फैसिलिटेट कार्गो का ट्रांसफर सरल करिए। ठीक है, कैसे होगा? ए, मल्टी मोडल पोर्ट बनाइए। मल्टी मोडल, अच्छा आपको समझ में आ गया, हिंदी में मल्टी मोडल लिख सकते हैं। मल्टी मोडल मतलब सड़क भी हो, रेल भी हो और नदी भी हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मल्टी मोडल पोर्ट बनाइए। और उसके बाद ये जो हमने कहा क्षेत्रीय जुड़ाव, यानी रीजनल कनेक्टिविटी, जो उसके आसपास की फैक्ट्री है वहां तक की कोई कनेक्टिविटी देंगे तभी काम होगा कि नहीं होगा? तो ये पहला है। उसका है नदी आधारित पर्यटन का भी विकास करें, जो आपने गंगा विलास में देखा, नदी आधारित पर्यटन। रिवर क्रूज को भी डेवलप करें, और जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, अभी मैंने अलप्पी शहर की बात की, अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट। सर ये क्या बात हुई? अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट, अगर आपके शहर में नदी बहती है, जैसे दिल्ली में भी नदी बह रही है, तो शहरी जलीय यातायात भी संभव करें। ये लोग ऑफिस जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? बोट से जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों के लिए पूरा का पूरा विजन है, जिसमें शिपिंग भी आ गई, पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, पोर्ट भी आ गए, ये भी आ गए। और बाकी सबके लिए धन्यवाद। एग्रीकल्चर अगर आप कहेंगे तो कल की क्लास लेते हैं एग्रीकल्चर, अन्यथा धन्यवाद। मुझे पता बहुत सारे लोग धन्यवाद कर रहे हैं और सर बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो एग्रीकल्चर करवाना है तो बता दीजिए, वरना आज ही हम मुकदमा यहीं खत्म कर देते हैं। आपको बहुत सारे काम है, तो सीबीएसई वालों से भी लड़ना है, उनको भी दिखाना है कि आप क्या हैं। तो एग्रीकल्चर का जो ज्योग्राफी का पार्ट है मुझे करना है, तो एग्रीकल्चर का ज्योग्राफी का पार्ट कर लेते हैं। और जिन लोगों का भाई हो चुका है, हमें ज्योग्राफी, हमारे नोट्स पूरे हो गए।